एट प्रेजेंट आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट पे लॉन्ग टर्म लेट्स से 5 साल 10 साल का अगर मैं होराइजन पकड़ूं तो क्या इम्पैक्ट होगा? जिन्होंने 85,000 देख करके अंदर रिग्रेट किया था, काश मैं भी एंट्री कर पाता, तो उन्हें समय ने फिर एक बार मौका दे दिया। अगर पेशेंस है तुम्हारे अंदर, आ जाओ, निवेश कर लो। ये निवेश का बेस्ट टाइम है। ये टाइम पे वॉर पे ऐसा क्या हो रहा है जहां पर जैसे जैसे वॉर एक्सटेंड हो रहा है वैसे वैसे गोल्ड के प्राइसेस भी नीचे जा रहे हैं? गोल्ड के अचानक दाम गिरने के बड़े रीजंस में निकला कि डॉलर की कमी हुई टर्की के पास। उन्होंने गोल्ड बेच के डॉलर खरीदे, मार्केट से $8 बिलियन उसने उठाए। डॉलर उठाए, डॉलर मजबूत हो गया और गोल्ड नीचे आ गया। तो ऐसे कौन से 3 डिसीजन आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कि ये नहीं करने चाहिए थे या तो ये गलत डिसीजन है और उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया को फेस करना पड़ रहा है? आप सोचो, जो देश आपको $600 बिलियन उपहार में दिया, $1 ट्रिलियन दिया कतर, अब आए दिन कतर पे बम फूट रहे। यूएई बिलियंस ऑफ डॉलर दिया। तो भाई साहब, जब आपने इतना पैसा उनसे लिया और उनको आप कुछ नहीं दे पाए, सुरक्षा भी नहीं दे पाए, उनके लिए स्टैंड भी नहीं ले पाए, उनका तेल भी उनके हाल पर छोड़ दिया, तब आपके दो बड़े दुश्मन आपके साथ बॉर्डर बनाकर बैठे, तो उनके लिए तो पाकिस्तान बहुत ही अच्छी लोकेशन होगी। तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में है, कारण है ना उसका। If you see the markets right now, Nifty dropped over 10 to 15% in March. Do you still feel कि इसका impact और markets पे आएगा, bottom out होगा या कैसे होगा? अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट को उठा के देखते हैं ना, India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. तो अभी आपका क्या मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट क्या चल रहा है? व्हाट आर यू स्पेंडिंग योर टाइम ऑन? इन दिनों ना पढ़कर पढ़ाने में ज़्यादा समय बीतता है। और मेरे अंदर खुद एक स्टूडेंट हमेशा रहता है, जो ये फ़ील करता है कि जो चीज़ मुझे नहीं आती, तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें नहीं आती होगी। और जब मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, तो मैं पढ़ के सीख सकता हूँ। और मुझे पढ़ के सीखने से ज़्यादा, अगर मैंने सीख लिया और उसको मैंने किसी को पढ़ा दिया, तो वो मेरे लिए डोपामाइन है। तो वेरी इंटरेस्टिंगली कि जो-जो सब्जेक्ट मुझे सबसे टफ लगते गए, मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाना शुरू करता चला गया। तो मैं अगर अब तो काउंटिंग में भी नहीं है कि मैं कितने सारे सब्जेक्ट्स में आ चुका हूँ। स्टार्ट किया था केमिस्ट्री पढ़ाने से। केमिस्ट्री पढ़ाई, फिर केमिस्ट्री के अंदर भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले ऑर्गेनिक पढ़ाता था, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ाई, फिर पढ़ा के और सबको मतलब पीक तक पढ़ाया है, मतलब टू द बेस्ट कि हाँ, ये बेस्ट रिज़ल्ट ओरिएंटेशन है। उसके बाद में फिर यूपीएससी सेगमेंट में एंट्री हुई, तो वहाँ पे पता चल रहा है कि आईआर के लिए लोग नहीं हैं, तो मैं आईआर पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है करंट अफेयर्स के लिए लोग नहीं है, तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। फिर जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट लगा लास्ट तक, जिसमें हर दिन चेंज हो रहा है, वो इकोनॉमी और पॉलिटी था। क्योंकि बाकी सब चीज़ें आपकी एक प्ले बुक है जो खत्म करनी है आपको। हिस्ट्री है, उसमें आप क्या चेंज कर लेंगे? उसको पढ़ा दिया आपने, अब फिर कितनी बार पढ़ाएँगे? लेकिन इकोनॉमी में हर बार कुछ चेंज हो रहा है, नए चैलेंजेस आ रहे हैं। ऐसे ही इंडियन पॉलिटी में हर दिन कुछ चेंज हो रहा है और पॉलिटी का ही हिस्सा है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हर दिन कुछ चेंजेस। तो आज वो समय आ गया जिस समय मैं फाइनेंस फ्रॉम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव और दूसरा जियोपॉलिटिक्स फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, वहाँ से लेकर के इन 2 फोटे में काम कर रहा हूँ। तो ये इंटरेस्टिंग है, फाइनेंस फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स एंड फाइनेंस फ्रॉम इकोनॉमी, तो इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि कैसे जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और सिचुएशन हो रही है वॉर की, इसका स्टॉक मार्केट्स पे, फाइनेंशियल एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। वील ऑल्सो स्पेंड सम टाइम ऑन दैट। श्योर। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि हाउ डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद कैसे पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी में चेंज हुए हैं एंड कौन से ऐसे उनके डिसीजंस हैं जो आपको पसंद आए, कौन से डिसीजंस हैं जो आपको नहीं पसंद आए? अ, डोनाल्ड ट्रंप को ना 2 पैमाने से देखना होता है हमेशा। और न्याय की परिभाषा कहती है कि आप एक तरफ़ा प्रभावित पक्ष से ना बैठकर देखें। न्याय वही है जब दोनों तरफ की बातें सुनें और फिर जाकर के आप बताएँ, ठीक है? चूँकि हम ऑलरेडी प्रभावित पक्ष में हैं, उनके हर फैसले से प्रभावित होते हैं, तो हम बिल्कुल अनबायस्ड आंसर तो नहीं दे पाएँगे। हमारे इस आंसर में सवाल शुरू होने से पहले ही एक बात तो छुपी है
कि मैं अंत तक डोनाल्ड ट्रंप को गलत बता ही दूँगा, क्योंकि मैं प्रभावित हूँ उनके फैसले से। नुकसान हो रहा है मेरे देश को, मेरी इकोनॉमी को, तो मैं पहले ही बता दूँगा कि गलत है। लेकिन अब हम इसको हटा के उस जगह बैठते हैं जहाँ पर दोनों तरफ की बातें देखी जाएँ। तो फॉर अमेरिका अगर हम देखते हैं तो ट्रंप जैसे लोग, मैं अक्सर बहुत से इंटरव्यूज़ में और बहुत से अपने सेशंस में ये बात बोलता हूँ कि किसी देश की डिमांड होती है तब ट्रंप निकल के आते हैं। ट्रंप आने वाले समय में जैसे तुगलक एक शब्द हो गया कि तुगलकी फरमान, आने वाले समय में ट्रंप एक सिम्पटम के रूप में देखा जाएगा। ट्रंप है यार ये तो। मतलब वो एक शब्द अपने आप में यूज़ किया जाएगा भविष्य में लोगों को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। जैसे ट्रंप को निक्सन से रिलेट कर रहे हैं, कि तो निक्सन वाली हरकत कर रहे हैं। निक्सन के लिए यूज़ होता था मैडमैन, कि यार ये पागल आदमी है। पागल किस सेंस में? अभी तो बोल रहा है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दूँगा, थोड़ी देर बाद बोल रहा है चलो हाथ मिला लेते हैं। तो जिस बारे में किसी के बारे में प्रेडिक्शन लगाना बहुत मुश्किल हो रहा हो, वैसी हरकतें ट्रंप निक्सन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन वो उससे भी ऊपर निकलते चले जा रहे हैं। इतने ऊपर निकलते चले जा रहे हैं कि अ, अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी के व्यक्ति से बात करें, जो अनफ़िल्टर्ड रहना पसंद करता है और आजकल के जो रेशनल लोग हैं, जो तार्किक बातें करना पसंद करते हैं, थोड़े लिबरल्स हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो एक लाइन बोलते हैं कि यार ट्रंप ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ़िल्टर नहीं है उस आदमी पे, दोगला नहीं है, हिपोक्रेट नहीं है, बोल दिया यही है। मतलब अब उसकी एक दुनिया है और उस दुनिया को उसने अपने हिसाब से रखा हुआ है। मतलब ट्रंप इस पूरी दुनिया के लिए अपने आप में एक राजा है और वो राजा जो है खुद सोचते हैं कि आज मुझे ये करना है। तो वो व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है और वो करता है, ये ताकत केवल उसी राष्ट्र के राष्ट्रपति के पास हो सकती है, जो देश सबसे पैसे वाला। पैसे को नापने के तरीके होते हैं। यूएस का जो पैसा उसको जियोपॉलिटिक्स की भाषा में वर्चस्ववाद कहा जाता है, हेजेमोनी। हेजेमोनी को पढ़ने के तरीके होते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अमेरिका इस समय सबसे ज़्यादा वर्चस्ववादी देश है, उसकी हेजेमोनी में सबसे टॉप पर आता है। तो कैसे डिफाइन करोगे कि वो टॉप पर है? तो उसको नापने के तरीके हैं कि आपकी मसल पावर कितनी है। मसल पावर इन द सेंस आपकी आर्म स्ट्रेंथ कितनी है। तो आप इसको ऐसे समझिए, अमेरिका अपने देश में रहते हुए भी वर्ल्ड को अपने तरीके से बाँटा हुआ है। इसको आसान करते हैं। जैसे आज हमारे देश में हमें हमारी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स इनकी कमांड्स हैं। वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, नदर्न कमांड, साउथ ईस्ट कमांड, इस तरीके से कमांड्स हैं। आर्मी ने अपना एक एरिया ले लिया, जैसे कि भई ये वेस्टर्न कमांड ऑफ आर्मी है। तो इस पूरे एरिया का एक मेजर जनरल रैंक का आदमी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का आदमी यहाँ का पूरा हेड होगा, जो इस कमांड के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा, यानी भारत को इस तरह से बाँट करके सुरक्षा दी जाएगी। अब आप सोचें कि हमने अपने देश में ये व्यवस्थाएँ की हुई हैं। अमेरिका ने वर्ल्ड को ऐसे बाँटा हुआ है। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका को क्या फ़र्क, मतलब हमको क्यों अमेरिका के बारे में सोचना? आप पहले ये समझना शुरू करिए कि आप अमेरिका के अधीन रहते हैं। जब आप ये समझेंगे तो उस बात को जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ उसको समझ पाएँगे। अधीन रहते हैं से क्या मतलब है? हम ऑलरेडी उसके इंडो पैसिफिक कमांड के हिस्से हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इंडिया को अगर उसे कंट्रोल करना हुआ, तो बिल्कुल भारत के दक्षिण में स्थित जो आइलैंड्स हैं, वहाँ से वो अपनी फ़ोर्सेज़ हमारे पास भेज देगा। डियागो गार्शिया आइलैंड अगर आपने सुना हो, वहाँ से उसकी फ़ोर्स चल के इंडिया आ जाएगी। ऐसे ही साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस में उसने बेसेस बनाए हुए हैं। वो वहाँ से भारत को कंट्रोल करने के लिए फ़ोर्सेज़ भेज देगा। आपने रिसेंटली अगर बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया हो इस ईरान वॉर में, तो अमेरिका को ईरान को कंट्रोल करने के लिए पूरे देश की सेना को नहीं लगाना पड़ा। सेंटकॉम को बोलना पड़ा। सेंटकॉम क्या है? सेंट्रल कमांड, कि ये वाला क्षेत्र कंट्रोल करने के लिए मेरे पास एक कमांड है। जैसे इंडिया में वेस्टर्न ईस्टर्न कमांड है, ऐसे उसने वर्ल्ड में बाँट रखा है कि वर्ल्ड के सेंटर में क्या है? सेंटकॉम। सेंटकॉम का मुख्यालय कहाँ है? कतर के अंदर। तो कतर के अंदर अल उदैद एयर बेस, वहाँ से वो कंट्रोल करता है किस-किस को? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, इन सबको। उसके लिए उसने 50,000 सैनिक निकाल के रखे हुए हैं कि सुनो, वापस मत आना, तुम्हारा वही काम है, घर आते-जाते रहना, पैसे मिलते रहेंगे। तो अब आप समझिए कि जिसकी मसल पावर इतनी हो कि वो वर्ल्ड को बाँट के चल रहा है।
और किसी को मतलब नहीं है इस बात से। सेंटकॉम वालों को एशिया पैसिफिक से मतलब नहीं है, एशिया पैसिफिक वालों को यूरोप वालों से मतलब नहीं है, सारे कमांड्स हैं। मसल पावर उसके इतने स्ट्रांग है। जैसे भारत एक रीजनल पावर है। कैसे? इंडियन ओशन में हमारा अब वर्चस्व बहुत अच्छा है। हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो पूरे इंडियन ओशन में सर्विलांस करते हैं। हमारे वॉरशिप्स बढ़िया से घूमते हैं। अगर कोई भी जहाज़ यहाँ से निकल रहा है, हम उसको सिक्योरिटी दे सकते हैं। कभी रास्ते में अगर मान लीजिए कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हिस्सा है, बाब ए मंडल वाला, यहाँ पर जिबूती और जितने भी देश हैं, सोमालिया, ये जहाज़ों को लूट के ले जाते थे। तो भारत के जहाज़ जाकर के उनको रोक करके बचा के लाते थे। मतलब हम इस क्षेत्र के रखवाले हैं। ऐसे वो वर्ल्ड का रखवाला बनता है। पहला, मसल पावर बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी पावर होती है इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर कैसे? आज वर्ल्ड के अंदर 60% से ज़्यादा देश, हालाँकि ये नंबर 80% तक जाता है, हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हुए चल रहे हैं कि 60% से ज़्यादा देश अमेरिका में छपी मुद्रा, डॉलर को अपनी करेंसी मान के चल रहा है। दुनिया में जहाँ भी हो, कुछ भी हो रहा हो, आप इकोनॉमिक्स से काफ़ी रिलेट करते हैं, आप रिलेट करिएगा। अक्सर ये कहा जाता है कि डॉलर मजबूत होगा, रुपया गिरेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान। आप सोचिए कि वॉर जब हो रहा है, तो इस वॉर का फ़ायदा भी अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि उसका डॉलर मजबूत होता जा रहा है। आज गोल्ड के गिरने के सबसे बड़े कारण अगर आप निकालते हो, तो आप क्या ढूँढ पाते हो? कि लोगों ने गोल्ड की जगह डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। यानी कि करेंसी खुद एक कमोडिटी बन गई। जैसे क्रिप्टो करेंसी होने के लिए करेंसी थी, ऐसे कमोडिटी ट्रीट होने लग गई, लोग उसको ट्रेड करने लग गए कि किसका भाव ऊपर-नीचे जा रहा है। इससे हमें कुछ खरीदना है, नहीं खरीदना है, वो अलग एस्पेक्ट हो गया। डॉलर से लोग सामान भी खरीदते हैं, लेकिन डॉलर को भी खरीदना लोगों के लिए एक ट्रेड है। तो सोचिए जिस देश की करेंसी को रखना आपके लिए गर्व की बात हो। अभी रिसेंटली जब हम गोल्ड के दामों की बात कर रहे थे, गोल्ड के अचानक दाम गिरने के बड़े रीज़न्स में निकला कि डॉलर की कमी हुई टर्की के पास। टर्की की करेंसी लीरा। लीरा बहुत ज़्यादा बुरी तरह खराब हुई डॉलर के मुकाबले। उन्होंने गोल्ड बेच के डॉलर खरीदे। मार्केट से $8 बिलियन उसने उठाए, टर्की ने। डॉलर उठाए, डॉलर मजबूत हो गया और गोल्ड नीचे आ गया। सोचो जिस करेंसी की इतनी ताकत हो कि वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लिक्विड समझे जाने वाली एसेट क्लास को हिला सकता है। ये बड़ी बात नहीं। आज रशिया हर तरह से पावर ज़बरदस्त रखने वाला कंट्री, उसे भी वॉर को अपने फाइनेंस करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक खाली करना पड़ा गोल्ड का। गोल्ड निकालो, डॉलर लेके आओ। तो इससे समझिए कि जिसकी करेंसी इस तरह की मजबूत हो कि मेरी करेंसी के लिए लोग मरेंगे। मतलब ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर दुनिया में अमेरिका चाह ले, तो वो खुद से नोट छापे। हमारे देश में कहा जाता है कि नोट छापना बेकार है, क्योंकि उसकी एवज़ में आपके पास उतना स्टॉक नहीं है, सामान नहीं है। तो नोट छापकर आप करेंसी को गिराएँगे। अमेरिका के लिए तो शायद ये फ्रूटफुल ही होगा। आप मतलब अपने जितने भी सेशंस होंगे शायद ये बात ज़रूर डिस्कस करते होंगे कि उसने व्यापार की सिस्टम को ऐसा सेट कर दिया कि आपको ट्रेड करना है, तो अमेरिका के डॉलर में करो। ट्रेड करने के लिए जो सेंटर्स बनने हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल भारत को ब्राज़ील के साथ ट्रेड करके डॉलर लेना है या फिर कोई मान लीजिए चीनी खरीदनी है हमें, हम चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर तेल खरीद रहे हैं, जो भी एक्स वाई ज़ेड। हमने अगर ब्राज़ील के साथ ट्रेड किया, अमेरिका ने दोनों की बैंक अपने यहाँ बनवा ली कि सुनो ब्राज़ील वालों तुम्हारी भी बैंक खोल लो, मेरी वाली बैंक मैं यहाँ खोल देता हूँ। आपस में एक-दूसरे के साथ डॉलर-डॉलर खेल लो, इस बैंक से इस बैंक में जाने दो और जो डॉलर यहाँ आ गया, अब इसे मेरे ही बॉन्ड मार्केट में लगा दो। आप समझिए कि उस व्यक्ति ने दुनिया को डॉलर के लालच में भी उलझाया। आज दुनिया के बहुत से लोग जो थोड़ा-सा अर्थशास्त्र को हल्के में लेके चल रहे होते हैं, उनका मानना होता है अमेरिका पर बहुत कर्जा है। बोले कितना कर्जा है? बोले चाइना चाह ले, जापान चाह ले, तो वो उसको एकदम नीचे गिरा देंगे। अरे भाई, वास्तविकता में उसने बॉन्ड बाज़ार को खड़ा ही अपने पास इतना ज़बरदस्त कर लिया है कि आप व्यापार से कमाए हुए धन को भी वहीं लगाकर और डॉलर से डॉलर बनाना चाह रहे हो। ये वो वाली बात है जैसे बैंक से अपन ट्रांज़ैक्शन करते हैं और अपना पैसा वहीं छोड़ देते हैं सेविंग अकाउंट में कि 7% ब्याज मिलता रहेगा, एफडी करा लो। बिल्कुल अमेरिका ने वही काम अपने डॉलर के साथ कर लिया कि सुनो मुझे ही बॉन्ड पे लगा दो। तो देखो, मसल पावर दिखा दी। दूसरी आपने इकोनॉमिक पावर दिखा दी। तीसरी पावर होती है कल्चरल पावर। अब कल्चरल पावर समझो। कल्चरल पावर ऐसे है कि हम लोग मतलब इसको बहुत ही रेशनल होकर बोलना पड़ेगा। आप और मैं शायद ईद के ऊपर एक-दूसरे को बधाई देते हुए ना दिखें। हमारा कोई मुस्लिम फ्रेंड होगा, हम बधाई देते हैं। या अभी जैन पर्व होंगे तो जय जिनेंद्र अगर मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसको कहते हुए दिख जाऊँगा, लेकिन सबको कहते हुए नहीं दिखूँगा। जबकि मैं छुट्टी एन्जॉय कर रहा हूँ।
मानते हो? वहीं दूसरी ओर सांता क्लॉज हर स्कूल का बच्चा बना घूम रहा है। सांता क्लॉज के लिए रिलीजियस बैरिकेड्स हट चुके हैं कि क्या है, सब कोई नहीं, सांता क्लॉज तो धर्म से परे है, लेकिन उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी का प्रचार है। आप क्या बताना चाह रहे हो कि सांता आएँगे, ये करके जाएँगे? क्रिसमस क्यों बनाया जा रहा है? क्रिसमस को आपने रिलीजियस बाउंड्री से ऊपर कैसे रख दिया? और हर स्कूल उसको इस बात से अप्रभावित होते हुए कि हिंदू बच्चा मनाएगा या मुस्लिम बच्चा मनाएगा। आज हमारे देश में इतने सारे रिलीजन पैदा हुए हैं, मतलब बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म इनका गढ़ है भारत। सिखिज्म इनका पैदा होने वाली जननी है। लेकिन इन रिलीजन्स के सेलिब्रेशन वर्ल्ड वाइड या इंडिया में भी सभी स्कूलों में एक साथ नहीं होते। कोई ना कोई व्यक्ति फ्रीडम ऑफ रिलीजन लेकर खड़ा हो जाएगा। क्या आप हमारे बच्चे से जय जिनेंद्र क्यों बुलवा रहे हो? या अस्सलाम वालेकुम क्यों बुलवा रहे हो? सबसे राधे-राधे क्यों करवा रहे हो? प्रणाम क्यों करवा रहे हो? हाँ, होता है ना हमारे देश में वंदे मातरम के ऊपर बवाल हो जाएगा। हम अपने देश में जहाँ से रिलीजन ओरिजिन हुआ, जिसने दुनिया को कल्चर दिया, वहाँ पर होमोजेनिटी नहीं ला पाए। लेकिन आप अपने शहर की 100 स्कूल का सर्वे करा लेना, क्रिसमस पे सब जिंगल बेल गाएँगे, 90% से ऊपर लोग। ये क्या है? कल्चरल एक्सेप्टेंस। न्यू ईयर पर 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में छुट्टी होना, हमारे देश में सर्दियाँ, अगर मैं मुंबई की बात करूँ, तो यहाँ सर्दी कभी नहीं आएँगी। नॉर्मल सा टेम्परेचर चलेगा। राजस्थान में सर्दियाँ आकर पहुँचती हैं फरवरी तक जाके, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में जबरदस्त ठंड रहेगी। लेकिन छुट्टियाँ कब कर रहे हैं? 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में। क्यों? क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। हमारा न्यू ईयर कब होता है? विक्रम संवत के अनुसार हमारा न्यू ईयर चैत्र प्रतिपदा पर होता है, जिस दिन नवरात्रे होते हैं, जस्ट अभी निकले, 15 दिन पहले। हमारा न्यू ईयर तब है, हम वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे। हम सबको विश कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। क्यों? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो उनका चल रहा है, उसमें 1 तारीख बनती है, जनवरी से चला आ रहा है। आज हमारा जो टाइम नापा जाता है, हमारा टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन नाप किससे रहे हैं? जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से। कि साहब हम ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे। अरे मुझे क्यों जानना है भाई? आप समझ लें कि आपने कल्चरली किसी को इतना पकड़, आप हटा दीजिए ना, आज किसी को शायद ये नहीं पता होगा कि वो इतनी सारी जो चीज़ें फ़ॉलो करता जा रहा है, वो पूरी तरह से कल्चरल इन किया गया है। आज हमारे देश के अंदर जो खुलापन आ रहा है, सांस्कृतिक खुलापन, हर कहीं एक लाइन सुनने को मिलती है। पाश्चात्यीकरण हो रहा है, वेस्टर्नाइज़ेशन हो रहा है, लोग खुले में घूम रहे हैं, लोग मतलब एक-दूसरे के लिए वफ़ादार नहीं बच रहे हैं, रिश्तों के कोई मायने नहीं रह गए हैं, लोग शादी करना नहीं पसंद कर रहे हैं, संस्कारों से विहीन हो गए हैं। किसका प्रभाव है ये? वेस्ट का। इंडिया की अगर 100 मूवीज़ उठा ली जाएँ, जो विदेश में बनकर आई हों, 90 मूवी वेस्ट की तरफ बनकर आई हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? कल्चर। कहने का मतलब ये है कि उस देश ने ना केवल आपको मसल पावर से, बाकायदा इकोनॉमिक पावर से, तीसरा कल्चरल पावर से, और कल्चरल केवल दिखावा नहीं है, खान-पान भी है। आज आप और हम जो उठा करके ये बड़ी-बड़ी पुरानी ब्रेड बासी खाते हैं, बर्गर के रूप में, पिज़्ज़ा के रूप में, ये जितने भी बर्गर के ब्रांड्स उठा लीजिए, पिज़्ज़ा के ब्रांड्स उठा लीजिए, आप वेस्ट से उठा के पाएँगे। और उनमें भी पाएँगे कि जो साथ में बर्गर के मैंडेटरी कर दिया गया है, जो पचाने का काला पानी, कोक और पेप्सी, वो भी वही लोग बना के दे रहे हैं कि सुनो ये बहुत पुराना हो गया, बासा हो गया, खा नहीं पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, सुनो सोडा पी लो। हमारे कल्चर में वो सही नहीं बैठता। हमारे कल्चर में अगर एक दिन बासी रोटी खा लोगे, तो परेशान हो जाओगे। लेकिन उनके कल्चर में उस बासी रोटी को रखने का प्रावधान था, क्योंकि देश ठंडा है। ठंडे में चीज़ें रखने में रह जाती हैं। तो फिर कहाँ पर जाके पहुँची ये बात कि अमेरिका हर तरह से वर्चस्ववाद में सबसे ऊपर है। जिस देश का वर्चस्व इतना ऊपर हो, उसे फिर अपना राष्ट्रपति ऐसा चाहिए, जो उन लोगों को ये याद दिलाए कि सुनो तुम ताकतवर हो। बाइडेन के काल में क्या हो रहा था कि अमेरिका था पावरफुल, लेकिन इतने पावरफुल आदमी को अपनी पावर या अमेरिका की पावर अमेरिकन्स को एहसास कराना नहीं आ पा रहा था। जब वो नहीं आ पा रहा था, हालाँकि उस हरकतें उनकी भी खतरनाक थी। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को हटाने के लिए डोनाल्ड लू का भेजना हो या इमरान खान को जेल भेजना हो, ये सब बाइडेन काल के काम है। तो बाइडेन काल में ये काम हो रहे थे पर्दे के पीछे।
कुछ डीप स्टेट्स के थ्रू कि चलो ये काम कर दो। लेकिन जब से ट्रम्प आए, इन्होंने कहा सुनो कर्टन हटाओ, ये करने वाले लोग हम ही हैं और सुनो हम ट्वीट करके बताएँगे कि आज रात इसको मारेंगे। गुंडई पे उतर आए और वो काम करने के लिए उन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए जो लोग भी उनके खिलाफ खड़े होते थे, चाहे मादुरो पूरे टाइम खड़े होके अमेरिका की तरफ देख करके बोलते थे डेथ टू अमेरिका, बोले आओ मादुरो आपको उठाएँगे। हम नहीं, डेथ टू अमेरिका, अमेरिका मुर्दाबाद, लो आओ भाई उठाते हैं तुम्हें। ये काम उन्होंने करके फिर से दिखाया कि सुनो मसल पावर कमज़ोर नहीं हो गई है। तो अब पूछा जाए ट्रम्प कैसे हैं? तो आंसर है अमेरिका के लिए अमेरिका को ये एहसास कराने वाले कि तुम पावरफुल हो। चाहे टैरिफ लगा के, चाहे वॉर करके, चाहे दुनिया का मज़ाक बना के। फ्रांस के राष्ट्रपति को ये कहना कि तुम अपनी बीवी से पिटते हो। सऊदी के किंग से ये कहते हो कि तुम हमारा मतलब अब तो अश्लील शब्द है वो। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये दर्शाती हैं कि उन्होंने एब्सोल्यूट पावर फ़ील कराई अमेरिकन्स को। तो अमेरिका में 2 लोग हुए। अपने देश में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन बच्चे उस पावर को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते। वो कहीं भी जाएँगे ये नहीं बताएँगे कि हमारे पापा विधायक हैं, कलेक्टर हैं कि हमारे पिता मुख्यमंत्री हैं, नहीं बताएँगे। उन्हें गुमनामी में रहना पसंद है। उन्हें बहुत ही मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, जो बहुत ही पावरफुल परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन वो अपने उस कैरियर को लेके साथ नहीं चलते। लेकिन हमारे देश में तो ये वेब सीरीज़ भी बनती है ना, चाचा विधायक हैं हमारे। तो इसका मतलब कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे ना, जिन्हें ये बात बोलने में की पावर है हमारे पास। तो उन लोगों के लिए तो ट्रम्प हैं। तो अमेरिका में 2 तरह के लोग हुए। एक जिन्हें पावरफुल होकर के पावरफुल नहीं दिखाना, जिनमें ह्यूमैनिटी भर-भर के है। और एक वो जिन्हें सब दिखाना और जिन्हें सब दिखाना है उनके लिए ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प के जो फर्स्ट टेन्योर था उनका यूएस में एंड अभी वाला जो टेन्योर चल रहा है, ये दोनों टेन्योर्स में आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस थे एंड क्या डिसीजंस उन्होंने जो लिए ये दोनों टेन्योर्स में कि जो डिफरेंट थे काफ़ी? यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं ना, हुँ, तो एक होता है फर्स्ट अटेम्प्ट का स्टूडेंट। हुँ, जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होता है तो वो थोड़ा कैज़ुअल होता है। उसको लगता है कि यार 1.5 साल तो तैयारी में लगेगा। 1.5 साल तैयारी में लगेगा, पहले पता चलेगा सिलेबस क्या है। वो जो तैयारी का सिलेबस उसको पता होता है, उसके साथ वो सेकंड अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देने की कोशिश करता है कि भाई इस बार रिज़ल्ट निकालना है, लोग रिज़ल्ट पूछेंगे। थर्ड अटेम्प्ट आता है, वो बहुत सीरियस हो जाता है और फोर्थ अटेम्प्ट तक उसके लिए करो-मरो की स्थिति हो जाती है, डू एंड डाई कि यार अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं क्या जवाब दूँगा? ट्रम्प के साथ में ये लास्ट अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट नहीं, लास्ट अटेम्प्ट है। उन्हें पता है कि मेरी जो भी सपने हैं, जो मुझे करने हैं, उसका ये अटेम्प्ट है और वो इतना करके जाना चाहते हैं कि अमेरिका में वो तानाशाही ला सकें। मतलब नेक्स्ट टाइम पर इलेक्शन की जगह ट्रम्प रिपीट हो, जो अमेरिका के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है, वो 2 ही बार के लिए आ सकता है। लेकिन वो कहीं न कहीं जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में इतना पावर गेम दिखाने के प्रयास में कि मैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाऊँ। अमेरिका में डिमांड उठे कि संविधान बदलो और ट्रम्प के लिए वापस से री-इलेक्शन का कैंपेन चलाया जाए। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। पहले चाइना में भी 2 ही टर्म का प्रेसिडेंट का काल होता था। उनने बदल करके अब शी जिनपिंग जब तक ज़िंदा है तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे। ये कानून बना लिया। तो अब यही कानून इनके लिए भी लागू होता है कि साहब अगर हो गया तो ठीक है, हमारे लिए ऐसा कानून बनाओ ताकि लोगों को पता तो चले कि हम कितने पावरफुल हैं। तो ट्रम्प का पहला कार्यकाल यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह था। मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें जान रहे हैं कैसा-कैसा है, क्या कर सकते हैं। उन्होंने जो अब किया है वो बातें उस समय करते थे। टैरिफ की बातें वो पिछले कार्यकाल में भी करते थे। वो पिछले कार्यकाल में जब आए थे तब ईरान के ऊपर काटसा लगा दिए थे। जो उनके साथ में एग्रीमेंट हो रखा था ओबामा के टाइम पे, उसको उन्होंने तोड़ दिया था तुरंत। जेसीपीओए करके जो एग्रीमेंट था उसे तोड़ा और टाटसा लगाया, आते ही लगाया। लेकिन इतने रिजिड नहीं थे कि बम गिरा दूँगा। इस बार बम ही गिरा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो कहते थे, उसको अब एग्ज़ीक्यूट करने लगे। तो सेकंड कार्य मतलब इनका लास्ट कार्यकाल की तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से 3 डिसीजंस आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो आपके हिसाब से लगता है कि ये नहीं करने चाहिए थे या तो ये गलत डिसीजंस है और उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया को लाइक फेस करना पड़ रहा है? ट्रम्प को जो नहीं करना चाहिए हुँ, था, वो था अपने रीज़नल अलाइज़ को नाराज़ करना। अब मैं हुँ, ये बातें कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं ट्रम्प को भारत के हुँ। परिप्रेक्ष्य से देख के नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ट्रम्प एज़ ए ट्रम्प और ट्रम्प एज़ ए अमेरिकी प्रेसिडेंट, जो नहीं करना चाहिए था, जो अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? उन्हें नाटो का ऐसा बुरा मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। उन्हें यूरोपियन अलाइज़ को एनी टाइम साथ रखना चाहिए। ग्रीनलैंड के लिए उन्हें जो पागलपन उन्होंने एस्पिरेशन का दिखाया, वो बचना चाहिए था, उसका कोई और तरीका निकाल सकते।
उन्हें यूएन की बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका में है, आप उसी से बाहर निकलने की धमकियां दे देते हो। आप पैरेलल यूएन के पैरेलल बोर्ड ऑफ पीस खड़ा कर देते हो। कहते हो कि भाई यूएन चल रहा है, अपना भी तो यूएन हो सकता है। तो जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जिन्हें कभी अमेरिका लेकर आया, भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही तो ये सब चीजें निकल कर आई ना, यूएन जैसी बॉडीज निकल कर आई। आप इन बॉडीज को खुद ही हाशिए पर लेकर खत्म करने जा रहे हो। तो ये क्या दर्शाता है कि या तो आप पहले गलत थे या अब गलत। तो जो 75-80 साल से चली आ रही संस्थाएं थी, उनमें सुधार किया जा सकता था। ट्रंप ने इतने कम साल में इन सबको हाशिए पर डालकर वर्ल्ड ऑर्डर बिगाड़ दिया। इन्होंने वर्ल्ड में एक ऐसी अनसर्टेनिटी पैदा कर दी जो वापस से लोगों को गुलामी के काल में ले गई। आज अमेरिका को समझने के लिए, पहले तक ऐसा होता था हमारे देश में, मतलब ट्रंप के आने से पहले तक, अगर कोई किसी सेशन में ये समझा पाता था, जैसे मेरे सेशन उस समय भी, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से यूट्यूब पे हूँ, तो हम किसी सेशन में ये बात जब बोलते थे कि सुनो अमेरिका ये सब करता है, तो लोगों को बड़ा अचंभा होता था, मुंह खुले रह जाते थे, क्या बात कर रहे हो, अमेरिका ऐसा करता है? अरे नहीं सर, अमेरिका बहुत अच्छा है। मतलब आप किसी को ये बोल दो कि अमेरिका ने इस देश में सत्ता परिवर्तन कराया, बिलीव ही नहीं होगा। आप सोचें कि इमरान खान जेल क्यों गए? उन्होंने अमेरिका के जो इस क्षेत्र के दक्षिण भारत के प्रतिनिधि थे, उनका नाम था डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू का लेटर, जिसे साइफन कहते हैं, वो उन्होंने पब्लिक में दिखा दिया कि देखो अमेरिका ये चाहता है कि मैं हटूं। जनता को बिलीव नहीं हुआ। अरे अमेरिका ऐसा थोड़ी कर सकता है। इमरान खान खुद की कमी को छुपाने के लिए किसी के सर पे का सारा बात मंड रहे हैं, अमेरिका बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी लाता है वर्ल्ड में। अमेरिका अच्छा है क्योंकि वो डेमोक्रेसी लाता है। ये बात सोचने वाली जनता अब खत्म हो गई। तो आप समझ गए? अब किसी को भी आपको ये बताने के लिए मेहनत नहीं करनी, ये करा धरा अमेरिका का है। आप समझिए, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है, शेख हसीना को हटाया जाता है। अगर ट्रंप का कार्यकाल पहले ही आ गया होता और इतना पागलपन के साथ आया होता, तो बांग्लादेशियों को भी ये समझ में आ जाता कि ये ट्रंप का किया धरा है या ये अमेरिका का किया धरा है। तो लोग ना अब अवेयर हो गए कि ये सब, जैसे जादूगर का जो जादू है ना, अब पर्दा हटा दिए। तो अमेरिका आज उसे महसूस नहीं कर रहा है। आज वो सीधा उस बात पर आ गया कि मैं डंडे के जोर से ये सब कराऊंगा। लेकिन डंडे के जोर से आप जब कराने निकलते हो तो रिबेल पैदा होते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया। तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आप सोचो, ट्रंप के कार्यकाल को अब लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, उन्होंने नॉर्थ कोरिया पर 1% स्टेटमेंट नहीं दिया। इसका मतलब एक दुनिया के पास सीधा मैसेज चला गया कि जिसके पास न्यूसेंस पावर है, अमेरिका उससे डरता है। तो आपने अनकहा एक वॉर रेस, मतलब एक हथियारों को लेकर के रेस शुरू करवा दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप के जो फैसले मैंने गिनती से गलत गिनाए, ये अमेरिका के लिए बहुत गलत है, वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छे, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। ये समझना, कम से कम ये खुलकर तो सामने आ गया। जो पीठ पीछे खेल होता था, अब हम तैयार हैं। जैसे पिछले कार्यकाल में हमारा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका ये दोहरी चाल चल रहा है कि भारत के इतने जहाज गिर गए, तो हमारे देश में ना अपने ही लोगों को सरकार पर संदेह हो गया था। ये सरकार तो झूठ नहीं बोल रही है कहीं। सरकार ऑपरेशन सिंदूर के लिए सब जगह जा जा करके कि हम जीत गए हैं, ये सेलिब्रेशन बना रही है। लोग उन्हें संदेह की नजर से देख रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि नहीं यार ऐसे हो गया, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन डाउन द लाइन उस घटना को हुए अब साल भर होने को आ रहा है, तब ट्रंप आए थे, मई की बात है ये। अब साल भर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। 1 साल में लोगों के सामने अमेरिका खुल के आ गया। लोगों को पता है अखंड झूठा आदमी है। अब विकिपीडिया पर पेज है बकायदा ट्रंप के झूठ, लाइज ऑफ ट्रंप। हाँ, तो आप उसको ढूंढेंगे तो पता चलेगा। आप सोचिए, जो आदमी इतना झूठ बोल देता हो कि आपके कल 5 फाइटर जेट गिरे थे, वही आदमी अचानक कह रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन में खत्म हो गया, 6 फाइटर जेट गिरे थे। फिर 3 दिन बाद बोल रहा है 7 फाइटर जेट गिरे थे। मैंने अपने किसी सेशन में कहा कि ये भाई साहब 12 फाइटर जेट पे जाके रुकेंगे, 11 तक तो वो पहुंच चुके हैं। अब तक पिछले महीने वो 11 फाइटर जेट बता चुके थे कि उस युद्ध में 11 फाइटर जेट गिरे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आकर मुझसे कहते हैं कि आपने इतने मिलियन लोगों की जान बचा ली, पहले 10 मिलियन की बचा ली। फिर उसको खुद के ही दिए फैक्ट से चैलेंज हो जाता है, कम बता दिया था क्या? मैंने 20 मिलियन लोगों की जान बचा ली। फिर जाता है, आज थोड़ा कम लगा क्या? बोले हाँ सर कम लगा। 35 मिलियन लोगों की मैंने जान बचा ली। तो
तो आप सोचो जो आदमी खुद के दिए बयानों में जब ये प्रूवन हो गया, तो उसका ये जो खुलापन आया ना, अमेरिकन्स के लिए तो बड़ा नुकसान। क्योंकि अमेरिकन्स के लिए ये ऐसा नुकसान हो गया कि अब उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। सबको पता है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर जब भी वो बोल रहा है माय डियर फ्रेंड मतलब बेकार, ठीक है? लेकिन जब अब उसका सच सामने आ गया तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत फायदा। आज भारत सरकार जो पिछली बार बहुत दबाव में आ गई थी, अब वो बहुत रिलीव्ड है। ठीक, सबको सामने सच पता चल गया कि तुम कौन। तो इसमें अभी यूएस जो है, हुँ। इंडिया का दोस्त है या पाकिस्तान का दोस्त है? अमेरिका में जब रिचर्ड निक्सन करके राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उनके एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे किसिंगर। तो किसिंगर ने एक बार पाकिस्तान में जब यात्रा की थी, उसके बाद उनसे पूछा गया कि सर पाकिस्तान को आपने भेज दिया चाइना से बात करने के लिए, तो क्या है मतलब आपका चाइना दोस्त है कि दुश्मन है? तो उनका एक स्टेटमेंट आज भी कोट किया जाता है कि अमेरिका का ना कोई दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है, होते हैं तो अमेरिकी हित। तो ना तो अमेरिका का भारत दोस्त है, ना पाकिस्तान दोस्त है, अमेरिका के हित है। फिलहाल वो पाकिस्तान से पूरे हुए हैं, क्योंकि उसे ईरान में लड़ना है, तो उसे पाकिस्तान साथ चाहिए। और क्यों पाकिस्तान साथ चाहिए? बॉर्डर स्टेट है। हुँ। अगर बॉर्डर पे आपके सामने एक तरफ अफ़गानिस्तान बैठा है, जो अमेरिका विरोधी है, एक तरफ इराक बैठा है, जो अमेरिका विरोधी है, तो आपको कोई तो चाहिए ना, जहाँ से बाई चांस आपको ज़मीन से सेना भेजनी पड़े तो कहाँ से भेजोगे? युद्ध लड़ने निकले हो, तो युद्ध की तैयारी क्या करके निकले हो? आपके वेस्ट एशिया के सारे देश पीछे हट गए कि हम अपना बेस यूज़ नहीं करने देंगे। जब गल्फ के देश सारे पीछे हट गए, तो कोई तो होगा जो बिकेगा। पाकिस्तान बिकता है, महान करप्ट देश है। जितना करप्शन हाई है, उतना ज़्यादा वो अमेरिका उसको खरीद ले। और इसमें अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट ऐसे दिया था कि हाँ, मतलब पाकिस्तान जो सीज़ फायर भी हुआ था, उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था, इंडिया के अनाउंस करने के पहले एटसेट्रा। तो वो केस में भी मतलब वो कौन से साइड को सपोर्ट कर रहे थे एंड गोइंग फॉरवर्ड इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में जो भी अभी जैसे चीज़ें होगी, तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या स्टांस होगा यूएस का? देखिए, इंडिया-पाकिस्तान के मसले में कभी भी अगर आप ओवरॉल करके निकालेंगे ना, मतलब कि चलो भई आप कॉमर्स के आदमी आप ये जानते हो कि लास्ट में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊँगा, तो मैं पाऊँगा कि ये पूरा व्यापार पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ था। तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहा। कारण है ना उसका, पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो इस तरह से है कि उसके एक तरफ चाइना है, उसके एक तरफ सोवियत रूस है। सोवियत रूस आज नहीं है, लेकिन 91 से पहले तो था। तो उसके जब एक तरफ इतना ज़्यादा क्योंकि अफ़गानिस्तान से जस्ट उत्तर में उसके ऊपर पाकिस्तान के सोवियत रूस बैठा है। तो जब आपके 2 बड़े दुश्मन आपके साथ बॉर्डर बनाकर बैठे हैं, किसके बड़े दुश्मन? अमेरिका के। तो उनके लिए तो पाकिस्तान बहुत ही अच्छी लोकेशन होगी। एक ऐसी लोकेशन होगी जहाँ से दोनों पर कंट्रोल रखा जा सकता है। लड़ने आने के लिए उसे समुद्र पार करना पड़ता है। बार-बार चाहे पैसिफिक करे या अटलांटिक। भाई रशिया से लड़ना है या फिर चाइना से। लेकिन आपको लैंड पे भी तो बेस चाहिए ना। तो नूर खान ले रखा है उन्होंने। ठीक है। तो इसका भी ये सब जियोपॉलिटिक अनसर्टेनिटी जो चल रही है वॉर का, इसका इम्पैक्ट क्या होगा लेट्स से इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे, इंडियन फाइनेंशियल एसेट्स में एंड स्पेसिफिकली जो अभी ईरान इज़राइल का जो वॉर चल रहा है, इफ यू सी द मार्केट्स राइट नाउ, निफ्टी ड्रॉप्ड ओवर 10 टू 15% इन मार्च, पूरा ऑल टाइम लो पे चल रहा है, करेक्शंस आ रहे हैं काफ़ी। तो आप इसको कैसे कोरिलेट करते हो एंड डू यू स्टिल फील कि इसका इम्पैक्ट और मार्केट्स पे आएगा, बॉटम आउट होगा या कैसे होगा? देखो अ, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट हुँ। को उठा के देखते हैं ना, इसकी जर्नी को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। 91 के आस-पास चलते हैं हम लोग, है ना? 91 से पहले प्रो 91 और आफ्टर 91 और 91 के बाद हम सीधा आएँगे ट्रम्प एरा पे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे। 91 में सब लोग जानते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। यानी कि उस दौर में भारत की जो कंपनीज़ थी, इनमें इन्वेस्टर बाहर से आने के लिए अलाउ किए गए। उससे पहले हम एक प्रकार की क्लोज़ डोर इकोनॉमी थे कि आप आ नहीं सकते। आने के तरीके हैं, लाइसेंस राज के थ्रू आएँगे, आप सरकारी परमिशंस बहुत सारी लगेंगी, ऑटोनोमस रूट नहीं थे। तो ऑटोमैटिक रूट जब नहीं थे, तो आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेने में दिक्कत आती थी। लेकिन आज जब आप स्टॉक मार्केट देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि इतने एफआईआईज़ आ गए, इतने एफडीआईज़ देश में एंट्री कर रहे हैं। तो आपको सरकारी इंटरफेरेंस बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल भारत के स्टॉक मार्केट में बाहर बैठा कोई निवेशक इन्वेस्ट कर पाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले करने से आपको रोका जाता था। क्यों रोका जाता था? हम गुलाम थे लंबे समय तक। 250 साल की विरासत थी हमारे पास। तो ऐसे में हमने क्या तरीका अपनाया था कि हम किसी को आने नहीं देंगे यार।
जब किसी को नहीं आने देंगे, ये नियम बना रखा था। तो 1991 में जाकर जब हमारे फॉरेक्स में कमी आने लगी। अब फॉरेक्स की कमी क्या है? हालाँकि आप इस बात को बहुत डील करते होंगे, फिर भी हम आपकी ऑडियंस को अर्थशास्त्र की भाषा में ऐसे समझाते हैं कि जब आप किसी देश के साथ व्यापार कर रहे हो, तो भारत की अर्थव्यवस्था इम्पोर्ट आधारित व्यवस्था है। मतलब कि हमें इम्पोर्ट ज़्यादा करने होते हैं, एक्सपोर्ट कम होते हैं। तो हम ट्रेड घाटे में रहते हैं, ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। ट्रेड घाटा जब होता है, चूँकि पेमेंट्स जितने भी हैं, आपको ज़्यादा मँगाना है, तो डॉलर में करने पड़ते हैं। तो डॉलर आपको मँगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने क्या किया, मर्केंटाइज़ के केस में तो हम ट्रेड डेफिसिट में रहे। तो हमने कहा कि चलो सर्विसेज़ बेचते हैं। हमने टर्शरी सेक्टर जो सर्विस इकोनॉमी है, उसमें एंट्री मारी। वहाँ से हमने सर्विस एक्सपोर्ट करना शुरू किया। सर्विस एक्सपोर्ट करने से क्या हुआ कि हम ट्रेड सरप्लस में रहने लगे, सर्विस एक्सपोर्ट के। फिर भी हम लोग अभी भी वस्तु के अंदर, क्योंकि हम तेल 85% इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे इंपोर्ट्स का बिल अभी भी भारी था। उसको कंपनसेट करने के लिए हमने थर्ड तरीका अपनाया, दैट इज़ रेमिटेंसेस। आज वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत है। $135 बिलियन पिछले साल हमने रेमिटेंस मिला है हमें। और उस रेमिटेंस के बाद में हम लोग एक प्लस पोज़ीशन में आते हैं डॉलर के। जो डॉलर हमारे पास इकट्ठा होता है, एक्स्ट्रा इकट्ठा होता है, वो भर दिया जाता है आरबीआई के फॉरेक्स। फॉरेक्स आज हमारे पास वर्ल्ड के टॉप 5 ऑर्डर में आता है, कि हमारे पास दुनिया का बढ़िया फॉरेक्स है। लेकिन इस फॉरेक्स के अंदर पहुँचने के लिए हमने क्या-क्या किया? सर्विस एक्सपोर्ट की, हमारे जो लोग बाहर काम करने गए, उन्होंने देश में पैसा भेजा और हमने गुड एक्सपोर्ट्स किए। लेकिन इस पूरी कहानी में अल्टीमेट रिक्वायरमेंट किसकी थी? डॉलर की। अल्टीमेट रिक्वायरमेंट हमारे पास विदेशी मुद्रा की थी। अगर को नहीं आएगा तो आरबीआई का फॉरेक्स बड़ा नहीं बनेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं 91 में। 91 से पहले क्या हो रहा था? आप और मैं और आपकी टीम के सारे लोग जो हैं, हम इस कमरे में बैठे, आपको 10 लाख रुपए मैंने दिए, आपने अपने टीममेट को दिए, उस टीममेट ने दूसरे को दिए, उन्होंने आपस में एक-दूसरे के पास एक्सचेंज कर लिया। तो जो देश के सर्कल के अंदर जो पैदा हो रही इकोनॉमी है, वो केवल महँगाई की वजह से जीडीपी बढ़ा रही है, क्योंकि उसने ट्रेड तो रोक रखे। एक्सपोर्ट कोई देश इसलिए नहीं ले रहा है हमसे, क्योंकि आप हमारा सामान आप नहीं खरीद रहे हो। तो इससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भंडार घट रहा। हमारे पास हालात 1991 में ऐसे हुए कि हमें अपना गोल्ड एक्सपोर्ट करना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा इंग्लैंड की बैंक में, बैंक ऑफ इंग्लैंड। उस समय फिर ये रियलाइज़ हुआ नरसिम्हा राव सरकार में, जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, कि साहब ऐसे नहीं चलेगा। आपको दुनिया भर की कंपनीज़ को बाज़ार में आने की परमिशन देनी होगी। तो बाज़ार में आने की जब परमिशन देनी होगी, तो कौन-सी कंपनीज़ आएँगी? जिनके पास एक्सपेंड करने का पोटेंशियल है। तो उस समय एकदम तैयार बैठी थी कैपिटलिस्टिक कंपनीज़, जो वेस्ट कंट्रीज़ थी, चाहे वो यूरोप से थी, चाहे वो अमेरिका से थी। ये कंपनीज़ निकल-निकल करके भारत के बाज़ार की तरफ दौड़ने लगी। आज आप अगर उठाकर देखते हैं, तो हमारे देश में बड़ी मात्रा में, चाहे आप पेप्सी, कोका कोला, मैकडी वगैरह जिनको भी देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ वो निकल कर आई जो फॉरेन फंडेड थी। या तो वो डायरेक्ट आ गई, या एफडीआई के माध्यम से उन्होंने हमारी ही कंपनियों में स्टॉक परचेज़ कर लिए। जैसे रिलायंस जियो के अंदर मेटा ने स्टॉक परचेज़ कर लिए। तो इस तरह से स्टॉक परचेज़ेज़ चलते रहे। अब ये जो स्टॉक परचेज़ेज़ चलने लगे, ये बढ़िया चल रहा था हमारा। हमारा फॉरेन रिज़र्व बढ़ने लगा, इकोनॉमी बूम पर चलने लगी, वर्ल्ड के अंदर हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी बनने लगी। हमारी ग्रोथ को देखकर हमारा बाज़ार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। उस ग्रोथ को देख कर के अमेरिका में बैठा हुआ जो इन्वेस्टर है, वो क्या सोचने लगा कि यार ये देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मेरा पैसा साल भर में अगर मैंने 5 बड़ी कंपनियों में लगा दिया, तो ये तो क्लेम करते हैं 12% रिटर्न देंगे। ये तो क्लेम कर रहे हैं 18% रिटर्न देंगे। तो चलो मैं यहाँ पे रिटर्न लगाने चलता हूँ। ठीक है? तरीके थे उसके पास। या तो हमारे यहाँ स्टार्टअप में पैसे लगाता। स्टार्टअप तो अब ज़्यादा चलने लगे। पहले क्या होता था, कंपनियों में स्टॉक में पैसा डालो, बढ़िया कंपनी रिटर्न देगी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके लिए शॉर्ट था, भारत के स्टॉक बाज़ार में जाओ, एफआईआई बन के जाओ, पैसा लगाओ, कंपनी का भाव चढ़ेगा, आप पैसा लेके बाहर निकलो। हम मज़ेदार हो गए, हमारे बाज़ार बहुत अच्छे चलने लगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर बड़ी मात्रा में हमारे देश में इंटरेस्ट ले रहा था। हमारी इकोनॉमी ग्रो करते जा रही। ट्रंप ने जब आए, ट्रंप ने आकर के इस बात को रिसेंट डेज़ में, क्योंकि मैं कट टू द पॉइंट, अब ट्रंप से पहले कोरोना और डील कर लेते हैं। कोरोना में भी बाज़ार एकदम नीचे गया था। उसके पीछे का रीज़न क्या था? कि जो चीज़ आपको मैंने शुरुआत में बताई कि हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स क्या हैं? सर्विस एक्सपोर्ट और रेमिटेंस इम्पोर्ट, है ना? तो वो दोनों ही भयंकर तरीके से प्रभावित हुए। एक्सपोर्ट रुक गया, क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बंद पड़ी। रेमिटेंसेस जहाँ से आते थे, वो लोग काम ही नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार बंद पड़े। इकोनॉमी पर एकदम टक से नीचे इकोनॉमी।
इकोनॉमी गिरने लगी, ग्रोथ कहाँ से दे पाओगे? तो इन्वेस्टर तुरंत पैसा लेके भागता है। इन्वेस्टर पैसा लेके भागता है, बाजार नीचे आने लगता है। वही कोरोना इम्पैक्ट ट्रंप ले आए। इन्होंने क्या कहा कि यार ये जितनी भी कंपनीज जा जाकर वहां काम कर रही हैं, इन कंपनीज से कहो कि यदि तुमने कुछ बनाकर मेरे देश में भेजने का प्रयास किया, टैरिफ वसूलूंगा। यानी कि अगर आपने मान लो कोई अमेरिकी कंपनी भी हटा दो, अमेरिका के 5 लोगों ने मिलके इंडिया के किसी स्टॉक में पैसे लगाए, हम एक छोटा-सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। उस कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया और उसने इतना अच्छा काम किया कि उसने सामान बना के अमेरिका को ही बेचना शुरू कर दिया। तो ट्रंप बोले कि यार पैसा मेरा ही जा रहा है, तुम लोग बना करके इसे बेचने भी मेरे यहाँ आ रहे हो और कमा के भी मुझसे ले जा रहे हो। तो यानी 2 तरह से पैसे ले गए आप मुझसे। इन्वेस्टमेंट भी मुझसे ले लिया और इन्वेस्टमेंट के बाद में आपने कमाने के नाम पर भी मुझसे ही सामान बेच के पैसा कमा लिया। तो मैं ये नहीं होने दूँगा, मैं टैरिफ लगाऊँगा। टैरिफ लगाऊँगा तो इससे क्या हुआ? आपका एक्सपोर्ट बाधित हुआ। कंपनीज़ जो ग्रो कर रही थी, क्यों कर रही थी? फिर से वापस समीकरण वही आ गए। एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो आप ज़्यादा आगे चलोगे। एक्सपोर्ट बाधित होने लगे। फिर से फॉरेक्स पर सवाल खड़ा हो गया। अर्थव्यवस्था हिलने लगी। टैरिफ आते ही कंपनीज़ को फट से देखना पड़ा कि अरे चलो, 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 नहीं हो पाएगा। फिर बाजार नीचे आ गया। टैरिफ से तुरंत तो 1 महीने पहले हम बाहर निकल कर आए। जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि मैं भारत के ऊपर टैरिफ हटा रहा हूँ, बाहर निकल आए। इतनी देर में ये युद्ध ले आए। युद्ध ले आए, वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई रुक गया। ऑयल सप्लाई रुक गया, इससे क्या फ़र्क हुआ? डिमांड सप्लाई फिर गड़बड़ा गई। डिमांड ऑयल की बढ़ रही थी, सप्लाई घट रही थी, तेल की कीमतें बढ़ने लगी, तो फिर से लोगों के डॉलर खत्म होने लगे। भाई जिन देशों ने डॉलर में पेमेंट करने हैं, हम तेल का पेमेंट डॉलर में कर रहे हैं, तो डॉलर के पेमेंट घटने लगे और जब डॉलर के पेमेंट घटने लगे, तो फिर क्या हुआ? फिर से कंपनियाँ नीचे आ गई। तो चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि हमारी कंपनीज़ में जो निवेशक आया हुआ है ना, इन्वेस्टर आया हुआ है, वो फॉरेन इन्वेस्टर है और फॉरेन इन्वेस्टर जब-जब ये देखता है कि इकोनॉमी को चैलेंज हो रहा है, वो तुरंत बैग भगा के भागता है। तो आप जब भी देखेंगे कोई छोटी-सी घटना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आजकल फाइनेंस में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि पूरा इंडियन बाजार मेजरली इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा पूरा वर्ल्ड के साथ मार्केट ग्लोबलाइज़ हो चुका है। इतना ग्लोबलाइज़ हो चुका है कि ट्रंप छींक दें, मतलब आप सोचिए कि ट्रंप ने परसों के दिन जब ये भाषण दिया कि युद्ध के लिए मुझे 2 हफ्ते और चाहिए, उनका इधर बयान आया है, एस-एंड-पी का $500 बिलियन साफ हो गया। उसने कहा 2 हफ्ते युद्ध और चलेगा, ब्रेंट क्रूड का भाव चढ़ गया, सोना $4000 पर और $4500 पर आउंस पर आकर गिर गया। ये सब क्या हुआ? मतलब आप बयान दे रहे हो, बाजार त्राहिमाम कर जा रहा है। अभी आपने कल शाम को ऑर्डर दिया कि मैं दवाइयों के ऊपर 100% टैरिफ लूँगा, पेटेंटेड दवाओं के ऊपर। आप बोल रहे हो गोल्ड वो सॉरी एल्यूमीनियम, कॉपर पर और इस पे लोहे पे 50% टैरिफ वसूलूँगा। ये तो बाजार बंद चल रहा था गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अब मंडे को फिर देखेंगे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब समझिए कि आपकी जब-जब अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के साथ डिपेंडेंट है, तो दुनिया का एक भी ग्लोबल इवेंट बाजार को प्रभावित करेगा। इसी वजह से हमने ये पूरा मुहिम छेड़ा हुआ है कि इन घटनाओं का असर क्या पड़ रहा है बाजार पर, ये हम लोग अपने चैनल्स पे डिस्कस करें। जो बातें बाज़ार की बातें बाज़ार जो की। चैनल है। हाँ, हाँ। तो इसमें अभी आपने बताया कि ये पूरे इसकी वज़ह से ऑयल के दाम बढ़ गए एंड उसकी वज़ह से मार्केट्स जो है एस-एंड-पी 500 में भी $500 बिलियन का ये नुकसान हुआ। तो अभी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि गोल्ड के प्राइसेज़ यूजुअली वॉर में हमेशा बढ़ते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है तो हेज होता है गोल्ड बेसिकली हेज अगेंस्ट ऑल द अदर एसेट क्लासेस। ये टाइम पे वॉर पे ऐसा क्या हो रहा है जहाँ पर जैसे-जैसे वॉर एक्सटेंड हो रहा है वैसे-वैसे गोल्ड के प्राइसेज़ भी नीचे जा रहे हैं? हुँ। कारण तो इसके बहुत सारे हैं। मतलब जब भी हम इकोनॉमी की भाषा में बात करते हैं, हुँ, तो इकोनॉमी में कोई भी चीज़ सीधी भाषा में नहीं जाती। मतलब हुँ, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। वो पहले इस तरह से ऊपर जाएगी, मतलब आगे जाएगी, फिर जो ऊपर आ गए, जिनको लग गया कि हाँ भाई, अब रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस के बाद प्रॉफिट बुकिंग पर निकलते हैं। जो लोग प्रॉफिट बुकिंग पर निकलते हैं, फिर वो सपोर्ट प्राइस पाते हैं। सपोर्ट प्राइस के बाद फिर से वो ऊपर निकलते हैं। तो बाजार में अर्थव्यवस्था हमेशा एक कर्व फॉलो करती है। मतलब हल्का-सा इसको ग्रोथ के अंदर ज़िगज़ैग ग्रोथ देखते हैं हम लोग। गोल्ड के साथ क्या हुआ ना कि गोल्ड बहुत सही से आगे जा रहा था। इसके 2 बड़े रीज़न रहे। एक तो गोल्ड ने वाक़ई में बहुत ज़्यादा भाव पा लिया था। जब बहुत अच्छा उसको भाव मिलने लगा, जो लोग अच्छे भाव के साथ बाजार में बैठे थे, उनको होता है कि भाई फसल पक गई है, प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाओ, फिर खरीद लेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया से चलने लगी। प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग जिस दौर में हुई, वॉर टाइम में जैसे आपने शुरुआत में भी अपन कह रहे थे कि जनरली ये होता है कि बाजार जब गिर रहे होते हैं, तो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सेफ हेवन्स में ट्राई मारते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में ट्राई मारते हैं। गोल्ड एक सेफ हेवन होता है। इस बार चक्कर क्या हुआ गोल्ड के साथ
कि गोल्ड को खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए था। इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग जो गोल्ड खरीदते हैं, उन्हें लगता है मैं तो रुपए में खरीदता हूँ। लेकिन वर्ल्ड वाइड वो गोल्ड जो है, वो खरीदा डॉलर में जाता है। और डॉलर चूँकि अब महँगा होता जा रहा था, तो आप ऐसे समझिए कि मैंने इस ग्लास से कुछ खरीदा। मुझे इस ग्लास से ये कप खरीदना है, लेकिन ये ग्लास महँगा होता चला जा रहा है। तो मेरे लिए कप खरीदने का इंटरेस्ट पीछे छूट गया और मैं ग्लास के ही व्यापार में एंट्री कर गया। फिर से, मेरे लिए तो पहले मतलब ये मैं ग्लास डॉलर ₹100 के का व्यापार में हाँ, एंट्री कर दिया फिर। हाँ। ओके। तो पहले मेरे लिए क्या था कि मैं ये ग्लास खरीदता था हम्म। ₹100 का। मुझे कह रखा था इसने कप वाले ने कि भाई साहब आपका ये जो कप है ना, ये मैं 1 ग्लास में आपको दे दूँगा। बहुत बढ़िया साहब। तो मैंने इस ग्लास को ₹100 में खरीदा, ले भाई तू ये पकड़ और मुझे ये दे दे। मुझे अल्टीमेटली ये चाहिए था, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, मेरा ये 100 वाला ही जो ग्लास था, मुझे अचानक पता चला कि ये सवा सौ का हो गया। तो मैं है ना गया, मैंने कहा भाई सुन ग्लास 2 और दे दे। और भाई साहब कप? अरे बोले बाद में देख लेंगे। क्योंकि तुझको तो वो वापस 100 में ही देना है ना। मैं तो इससे बने हुए भाव को पहले करेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसी में व्यापार करने लग गया। इसी में व्यापार करने लगा क्यों? क्योंकि डॉलर रातों-रात आपके सामने दिखा रहा है कि मैं तो पैसे बना रहा हूँ। क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। इस युद्ध में 92 से 95 तक आ गए हो आप। बड़ा भाई साहब बड़ा नंबर है। मंथ के हिसाब से देखो तो परसेंटेज में 3-4% की गिरावट। बड़ा बाजार है भाई। 36% एनुअल बढ़ता है। इतना कौन रिटर्न दे रहा है? तो ये रिटर्न आपको जो तुरंत दिखाई दिया, तो इस रिटर्न को ₹3 में मत नापो। ओवरऑल एनुअल नापो कि ये रिटर्न कितना बड़ा है। और जब आपको अनसर्टेनिटी सामने वाला ये कह दे रहा हो कि मैं तो महीने भर और युद्ध लड़ूंगा, तो आपको दिख रहा है जो 100 तक जाए। तो जिसने 90 में डॉलर खरीदा था, वो ₹8 1 महीने में बनाएगा, 2 महीने में ₹8 बना रहा है। 100 का खरीद के भाई साहब अगर आप ₹8 बना रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो आप रिटर्न? तो आपने क्या किया? इस कमोडिटी को साइड में कर दिया। भाई तेरा तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इसका कोई फैक्टर नहीं है, मैं तो यही खरीद रहा हूँ। पहला पॉइंट। तो लोगों ने यहां पर निवेश डॉलर में करना शुरू किया। दूसरा पॉइंट, निराशा थी ये सच है, लेकिन अल्टीमेटली आपको केवल गोल्ड नहीं खरीदना था। गोल्ड तो चलो फिर भी आपकी ताकत है। आपको इस ग्लास रूपी डॉलर से तेल भी खरीदना था। तेल बाजार में कम होने लगा। आप केवल इसमें व्यापार के लिए ही डॉलर नहीं खरीद रहे थे। आपकी जरूरतें थी कि आपको तेल खरीदना है डॉलर से। तो फिर आप डॉलर खरीदने भागे, क्योंकि मुझे तेल खरीदना है। तेल बेचने वाला कौन है? अमेरिका। क्योंकि 20% जब सप्लाई रोकता है, तो भी सप्लायर बन के खुद आता है कि आओ मैं बेचूंगा सारा सामान। मैंने वेनेजुएला मेरे पास कंट्रोल में ले रखा है। अभी रिपोर्ट निकल के आई है कि इंडियंस ने सबसे ज्यादा वेनेजुएला से तेल खरीद लिया। तो बोले मैं तेल बेचूंगा। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ? आपने फोकस डॉलर पे कर दिया और इस डॉलर का यूज, क्योंकि इस समय टेंशन कहां हो रखी है कि भाई सुनो तेल का सप्लाई सेट करो, अदरवाइज पूरा देश प्रभावित हो जाएगा। एलपीजी एलएनजी लेकर आओ, अदरवाइज लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो सरकारों ने अपना ध्यान कहां लगा दिया? अरे गोल्ड को साइड में हटाओ, चलो पहले अपन तेल खरीद लेते हैं। कम से कम इतना तो रख लें कि महीने भर ये महाराज बोल रहे हैं युद्ध लड़ेंगे, तो हम कम से कम महीने भर की तैयारी में तो रहें। और ये भारत का हाल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम आ गए दुनिया के सामने, ब्रिटेन के पीएम आ गए दुनिया के सामने, ईयू बोल चुका है वर्क फ्रॉम होम, पाकिस्तान बोल चुका है वर्क फ्रॉम होम, बांग्लादेश बोल चुका है वर्क फ्रॉम होम, जापान अपने यहाँ पे फॉरेक्स निकाल चुका है, साउथ कोरिया फॉरेक्स निकाल चुका है। सब देश तो आ गए रास्ते में। सबकी प्रायोरिटी क्या हो गई? तेल। तो सोना जो है ना, वो अब काला सोना हो गया, यानी क्रूड हो गया। तो सोना फिर से बच गया। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, जब बाजार में इस तरह के हालात बन रहे होते हैं ना, तो लोगों में एक अविश्वास पैदा होता है। जैसे गोल्ड का भाव नीचे गिरना लोगों के सेंटिमेंट को तोड़ रहा है। सेंटिमेंट कैसे? आप और हम जैसे लोग तो समझ गए, पर पेरेंट्स का क्या हाल होगा जो गोल्ड को गिरता देख रहे हैं? उनका जो निवेश है ना, उसका दिल टूटता है यार, इतना महंगा खरीदा था, अब सस्ता हो गया। इसका एक सेंट जो प्रभाव जाता है ना, वो बड़ा ही परकोलेटिंग इफेक्ट है। ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट डाउनवर्ड जाता है। गिर रहा है जी, गिर रहा है, गिर रहा है जी, गिर रहा है। निराशा आने लगती है। बाजार में निराशा, आर्थिक मंदी के समय पर बहुत ज्यादा डिप्रेशन आता है। कहते हैं कि रिसेशंस जब आते हैं ना, तो मेंटल रिसेशन के साथ मेंटल डिप्रेशन बहुत आता है। दुनिया में जब भी आप देखेंगे, जैसे आप उठा के देखेंगे कि हिप हॉप कल्चर जो आया, पॉप कल्चर जो आया, ये कब कब जनरेट हुए? जब बाजार में रिसेशंस आए। ये हिप्पी कल्चर जब आए, जब बाजार के अंदर रिसेशंस आए, तो लोगों को लगा कुछ भी सब निरर्थक है। तो लोग एकदम खुलेपन की जिंदगी जीने लगते हैं। ऐसे में अब बाजार धीरे-धीरे 1 महीने तक पिटता जा रहा है। आप सोचिए जो आदमी पिछले 1 साल से, 1.5 साल से बहुत पेशेंस के साथ स्टॉक में पैसा लगा के बैठा है,
आप उसको खूब ज्ञान दे रहे हैं, पेशेंस रखो, आगे चलेगा, पेशेंस रखो, उसका पेशेंस खराब हो रहा है। उसको आप ये महाराज 4 साल राष्ट्रपति रहने वाले हैं। पहले ट्रंप के टैरिफ ने मारा, अब ट्रंप का युद्ध मार रहा है, थोड़े दिन बाद कुछ और ले आएगा। 4 साल तक पेशेंस रख पाओगे क्या आप उसको? किस तरफ जाएगा वो? निराशा की तरफ। निराश व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं करता, सेविंग पे जाता है फिर वो, छोड़ो यार। डिप्रेशन में आप अच्छे फैसले थोड़ी लेते हो, उम्मीद में लेते हो। तो तीसरा कारण ये बना। चौथा कारण गोल्ड के साथ ये हुआ कि गोल्ड के साथ ना इस समय चूंकि डॉलर क्राइसिस सब जगह, तो दुनिया ने गोल्ड बेच के डॉलर खरीदा है। जो मैंने तुर्की का उदाहरण दिया, मैंने जो रशिया का उदाहरण दिया, इन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व खाली किए हैं और उससे डॉलर मार्केट से परचेज करके तेल के बिल चुके हैं। ये पूरा पूरा एक सर्कल बन रहा है गोल्ड पर। अदरवाइज गोल्ड को हुआ कुछ नहीं है। मैं आज भी बोलता हूं और हमेशा बोलूंगा कि गोल्ड खरीदने का या तो आज दिन बेहतर है या कल बेहतर था। आने वाले दिन के इंतजार में मत बैठो। गोल्ड के लिए यही गोल्डन रूल है। गोल्ड तो हमेशा ही मतलब जब अर्थव्यवस्थाएं गोल्ड पर डिपेंड करती हैं, यानी कि जब आपके देश की बैंक गोल्ड खरीदना अपने लिए जरूरी समझते हैं, गोल्ड तो हमेशा एक सेफर इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन हाँ, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हमारी कोई सलाह नहीं है। हमारी सलाह लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए है कि वो गोल्ड पर फैसले लें। तो आपने सही बताया कि मैं भी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ रहा था, तो सेंसेक्स ने जैसे लास्ट 2 साल में 0% रिटर्न दिया है और पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स का। एक इंटरेस्टिंग थियरी मुझे एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर ने बताई थी कि 8 ईयर साइकिल्स होती है। तो अगर आप मार्केट देखोगे 1984 से 92, 1992 से 2000, 2000 से 2008, 8 से 16, 2016 टू 2024, ये पाँचों साइकिल्स में फर्स्ट 2 इयर्स हैव ऑलवेज बीन द ईयर ऑफ अक्यूमुलेशन। हमेशा ये पहले 2 साल जो भी होते हैं उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड लास्ट 2 इयर्स हैव ऑलवेज बीन द ईयर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग वेयर पीपल हैव लाइक सोल्ड देयर मनी एंड देन बुक्ड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। सो 2022 से 24 में प्रॉफिट बुकिंग किया था लोगों ने। 2024, 25, 26 इज द ईयर ऑफ अक्यूमुलेशन इज व्हाट पीपल आर सेइंग एंड 30, 31, 32 would be the years where let's say people will book profits, which is what everyone is saying. And ये 84, 92 भी अगर आप देखोगे तो 90, 91 एंड 92 जब वो हर्षद मेहता का पूरा ये हुआ था तभी मार्केट्स पीक पे गए थे, तभी लोगों ने प्रॉफिट बुक किए थे। सेम फॉर 92 टू 2000, 2000 टू 2008। तो अभी मेरे को ये जानना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जितना भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रहा है, एट प्रेजेंट आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट टर्म 2026 पे क्या इम्पैक्ट आएगा एंड लॉन्ग टर्म लेट्स से 5 साल 10 साल का अगर मैं होराइजन पकड़ूं तो क्या इम्पैक्ट होगा? ठीक है। तो फॉर द इन्वेस्टर एडवाइस हम एक लाइन बोलते हैं। देखिए क्या है कि आपने जो अभी लाइन बोली कि 8-8 साल का सर्कल है। होता क्या है, ये कनेक्टिंग डॉट जैसी बात है। हम लोग क्या करते हैं ना, पीछे रिजल्ट उठा के देखते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में जो आपने बातें बोली वो सब दिख रही होती हैं कि यार पहले मार्केट यूँ गया था, फिर ये हुआ था, फिर यार ये 2 बार सपोर्ट आया। तो ये 8 साल के टाइम पर आया है ना? या 2 बार पीक आया तो ये 8 साल के, तो यहाँ से एक थ्योरी डिराइव हो जाती है। लेकिन जो उस पूरी ग्राफ की जर्नी का खुद हिस्सा है, उसे लगता है कि आई एम लॉस्ट। जैसे आज के टाइम पर लोग हैं, जैसे अपन बता रहे हैं सेंसेक्स रिटर्न ही नहीं दिया। तो उस समय पर व्यक्ति को क्या लगता है, यार मैं गलत फँस गया, मैं गलत साइकिल में आ गया। जबकि ये जो आप बात बोल रहे हो, ये अर्थव्यवस्था की एक साइकिल है। यहाँ पर शुरू ही ऐसे होता है, मतलब बूम तक जाने से पहले आपको बहुत कुछ करना होता है। पूरा-पूरा बूम और बूम के बाद रिसेशन, ये सर्कल है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है। अब क्या है कि आज के टाइम में जितने भी बड़े निवेशक बैठे हुए हैं, जिनके पास पेशेंस है, अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो मैं अगर एज़ एन एडवाइज़र अगर ये बात बोल पाऊँ, तो इंट्राडे ट्रेड करने वाले लोग तो फिर भी ट्रेडिंग से पैसा बना पाएँगे। क्यों बना पाएँगे? क्योंकि वो शॉर्ट सेल करके भी पैसा बनाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा बना पाएँगे क्योंकि उनके लिए शॉर्ट सेल अपने आप में एक ऑप्शन अभी भी बचा रहता है। लेकिन जो लॉन्ग समय के लिए अपने बाय करके चीज़ें रखते हैं कि भाई मुझे आज स्टॉक ले लिया 5 साल के लिए, तो वो जो लंबे समय के लिए, उनके लिए गोल्डन टाइम। मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे रियलाइज़ करता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले जब साल भर पहले स्टॉक मार्केट 85 का अंक छू रहा था सेंसेक्स, उस समय बहुत से लोगों ने कोरोना के काल में हुई वृद्धि देखी थी और हर किसी को मैं इस तरह से देखते हुए महसूस करता था कि एक के पास तो लूज़र वाला वो है फेस और एक के पास गेनर वाला फेस है कि मैं मसीहा, मैं जीत गया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों की जो बददुआएँ हैं ना, जिन्होंने 85,000 देख करके अंदर रिग्रेट किया था, काश मैं भी एंट्री कर पाता, तो उन्हें समय ने फिर एक बार मौका दे दिया है कि सुनो तुम्हारे लिए दरवाजे फिर नीचे आ गए, गेट खुल गए हैं। अगर पेशेंस है तुम्हारे अंदर, आ जाओ निवेश कर लो, ये निवेश का बेस्ट टाइम है।
तो जब भी डिप्स हैं, डिप्स आर फॉर परचेज, मैं तो सिंपल सी बात ये मान के चलता हूँ। और आपके लिए डिप इतना जल्दी-जल्दी आ रहा है, ये अपने आप में एक अपॉर्च्युनिटी है। और इंटरेस्टिंग है कि भारत ने टैरिफ के डिप को कंपनसेट कर दिया था। भले ही ब्लू चिप कंपनीज ने किया हो, स्मॉल कैप्स इतना अच्छा ना कर पाई हो, लेकिन हमने ऑलमोस्ट जो टैरिफ के समय पर सेंसेक्स पहुंच गया था 73-74 हजार के आसपास, हम 82 तक वापस ले आए थे। ये तो फिर वापस बाजार 73 तक गया है। मतलब अब हमें ये तो पता चल गया ना कि बाजार में ये अगर कोई केवल इंडेक्स के अंदर ही खेल रहा है, तो केवल इंडेक्स इंडेक्स ही तो बार-बार ऊपर उठ करके जा रहा है। वो तो वापस गिर के नीचे आ जा रहा है। इसका मतलब आज अगर 73,000 पर खड़ा है इंडेक्स, ये वॉर टाइम जैसे ही हटेगा, ये वापस पहुंचेगा। क्योंकि इसने वो रास्ता देख लिया है, वो इतना रूट बना चुका है। इन्वेस्टर ने उस अंक तक जाना सोच लिया है, तो वो जाने तक रुकेगा नहीं। तो फिर से इन्वेस्टमेंट का गोल्डन टाइम है। लेकिन हाँ, जब इस गोल्डन टाइम में उम्मीद के साथ आगे जाओ, लॉन्ग टर्म निवेशक बनकर जाओ। ये नहीं कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, कल ये प्रॉफिट दे देगा, नहीं। ये आज आपका पेशेंस टेस्ट है, यही आपको रिवार्ड देगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये रिवार्ड 8 साल के सर्कल में आ जाता है। आपका भी आ जाएगा। तो इसमें एक और चीज़ जो मैंने पढ़ी थी कि वॉर के बाद ना हमेशा जो 2 ईयर रिटर्न्स हुए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी, इज़राइल हमास वॉर के बाद भी, गल्फ वॉर के बाद भी एंड जितने भी वॉर्स हुए उसके बाद से 2 ईयर रिटर्न अगर आप देखोगे, इंडाइसेस के भी लाइक निफ्टी हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, इट हैज़ बीन इन द रेंज ऑफ 40%, 50% एंड मिड कैप और स्मॉल कैप तो 110% भी गए एंड दैट ट्वीट मतलब मैं वो ट्वीट पढ़ रहा था जहाँ पर 2 साल का रिटर्न जो है 110% एक इंडेक्स ने दिया है हुँ, वॉर के बाद। हुँ, तो मैं वो शॉक हो गया देख के कि मतलब अनसर्टेनिटीज़ के बाद इन द हिस्ट्री अगेन डेटा ये कहता है कि 2 साल का जो रिटर्न है वॉर सेटल होने के बाद हमेशा लाइक पॉजिटिव और बहुत अच्छे से ये होता है। माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि अभी आपको क्या लगता है कि ये वॉर जो है कब खत्म होगा आइडियली एंड कब हम लोग एकदम पीसफुल वर्ल्ड में जा सकते हैं? देखिए, गल्फ वॉर की अगर हम बात करें, ट्रम्प बोल रहे हैं 2 हफ्ते, तो वास्तविकता में 2 हफ्ते से ज़्यादा का पोटेंशियल अब नहीं बचा है। कुछ नए वर्ल्ड ऑर्डर्स ज़रूर बनकर आएँगे। वर्ल्ड के अंदर युद्ध खत्म हो जाएँगे, ऐसे समझ लीजिए। मैं आपसे पूछूँ, बताइए, आज रशिया-यूक्रेन युद्ध चल रहा है या खत्म हो गया? मतलब ऐज़ इन चल तो रहा ही है एग्ज़ैक्टली। बट हाँ, लेकिन पता आप नहीं अभी। पलसर देना बंद कर दिया। हाँ, इसलिए आपने उसका ट्रैक रखना बंद कर दिया। करेक्ट। अच्छा, गाज़ा-इज़राइल, वो भी आई थिंक चल रहा है। जब से सीज़ फायर हुआ है, हुँ, उसके बाद से 550 लोगों की जानें जा जा चुकी हैं हुँ। गाज़ा के अंदर। सीज़ फायर के बाद से, और अभी भी चल रहा है। रोज़ फाइटर जेट उड़ते हुँ। हैं, 2 गोले चला के आते हैं। बट आई थिंक न्यूज़ में इतना कवर लेकिन नहीं हो न्यूज़ में रहा है। कवर नहीं होते। तो हुँ, क्या होता है ना, वॉर के साथ हम लोग एक्लिमेटाइज़ कर जाते हैं। अभी ये न्यूज़ जो हम सुन रहे हैं, मुश्किल से आप समझिए, आप 2 हफ्ते और सुनेंगे। उसके बाद आप भी छोड़ देंगे, छोड़ो यार, चल रहा है। जैसे इराक वॉर 8 साल चला, अफ़गानिस्तान वॉर 20 साल चला, आपने हर दिन नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड टच कर गए आप। तो प्रभाव की जहाँ तक बात आती है, प्रभाव कौन-सा? कि साहब, हमारे लिए ये वॉर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दिक्कत कर रही है। तो आने वाले 2 हफ्ते में वॉर का इम्पैक्ट जो है ना, उस पर हम बात कर सकते हैं। हम वॉर पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि वॉर अमेरिका आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया है। खत्म करने में उसको सालों बीतते हैं। वियतनाम वॉर 8 साल चला। वर्ल्ड वॉर वो खुद ही ट्रम्प बताए 1.5 साल लड़े आप। तो ऐसे में अमेरिका इस युद्ध को भी लंबा लड़ सकता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू जो ट्रेड बाधित हो रहे हैं, इसके लिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनकर आएगा, और वो क्या होगा? हो सकता है कि आने वाले समय में दुनिया के कुछ देश इकट्ठे हों, वो इराक के साथ एक संधि करें और उनको कहें कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है, उसके लिए हम रिकंस्ट्रक्शन बेनिफिट दे सकते हैं। भाई, ईरान क्या चाहेगा? कि मेरी पुल तोड़ दिए इन्होंने, स्कूलें तोड़ दी, अस्पताल तोड़ दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान पहुँचा दिया, लीडरशिप को खत्म कर दिया। नेगोशिएट वो जहाँ कहाँ जाके करेगा? तो वर्ल्ड के सब देशों को ट्रम्प ने ओपनली कह तो दिया है कि भाई, जिसको तेल लेना है खुद जाके ले लो, मैं नहीं दिलवा पाऊँगा। इसका सीधा-सा अर्थ क्या है कि ईरान से जिसे नेगोशिएट करना है कर लो, उस पर मैं प्रतिबंध नहीं लगाऊँगा। भाई, अब तक उन्होंने क्या कहा? इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उन्होंने ये कहा कि रूस का जिसको तेल खरीदना है खरीद लो, मैं नहीं रोकूँगा। फिर सेकंड बार उन्होंने ये तक कह दिया कि ईरान का जो तेल समुद्र में डला हुआ है, लोग जो शैडो फ्लीट के थ्रू बेच रहे हैं, खरीद लो जिसको खरीदना है, मैं नहीं रोकूँगा। अब थर्ड टाइम उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने बोल दिया, जिसको बात करनी है कर लो भई, मैं नहीं रोकूँगा। पहले रोकते थे क्या? जी हाँ, पहले काटसा था। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज़ थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। अमेरिका ने ये कह रखा था कि ईरान से अगर कोई कोई भी व्यापार करेगा, जैसे भारत ने चाबहार पोर्ट लगाया करोड़ों रुपए लगा के,
उस पोर्ट का यूज़ नहीं कर रहा था, अमेरिका का डर था कि हम उससे बात करेंगे, ये सैंक्शन लगा देंगे। तो अमेरिका अब फिलहाल के लिए क्या एक इलास्टिसिटी दे रहा है खुद के नियमों में कि उसके ऊपर चूँकि ये ग्लोबल प्रेशर ना आ जाए कि तुम ये क्या कर दिए टाइप से, तो बोले तुम जाओ और ईरान के साथ बातचीत कर लो, जिसको जैसे खुलवाना है। तो इसी के चलते ब्रिटेन ने अभी 60 देशों की बैठक बुलाई, इंडिया के विक्रम मिस्त्री जी उसमें शामिल हुए। तय हुआ, बातचीत हुई कि भाई बताओ क्या किया जाए? तो आने वाले समय में बिहाइंड द सीन अब ऐसी पिक्चर्स बनने लगेंगी, जिनकी ईरान सुनता होगा, ईरान तक संदेश पहुँचाए जाएँगे, आईआरजीसी को मैसेज कन्वे होगा कि देखो, हम आपको टोल के रूप में तो पैसा नहीं दे पाएँगे, क्योंकि ये फिर बिगड़ने लग जाएँगी स्थितियाँ, फिर कोई भी मतलब गर्दन पे बंदूक रख के पैसे माँगने लगेगा। हम लमसम में आपको मान लीजिए $500 मिलियन डॉलर की हेल्प हमने दे दी। अल्टीमेटली पैसा कैसे भी पहुँचा रहे हो, चाहे आप पर जहाज पहुँचा रहे हो, चाहे एक बार में पहुँचा रहे हो, पैसा तो पैसा है ना जी। तो बोले आपको हम लमसम में एक बार पैसा पहुँचा देंगे सब लोग, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारे हमारे देशों के जहाज को निकलने दो। तो आने वाले 2-3 हफ्ते में इसके समाधान खोज लिए जाएँगे। युद्ध खत्म कब होगा? अब ये तो अमेरिका है जी, कब तक लड़ेगा उसके ऊपर। बट आपको क्या लगता है ये सेटलमेंट कैसे होगा? कौन जीतेगा इसमें? कौन-सी कंट्री? देखिए न्यूसेंस पावर जो है ना इस समय ईरान के हाथ में है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ईरान के साथ इस समय जो बहुत बड़ा एडवांटेजियस पॉइंट है वो क्या है? कि वो कंकर हाथ में रखकर बैठा है, पत्थर हाथ में रखकर बैठा है, आपके शीशे की दीवार गिराने के लिए। अब आप समझें कि मैंने एक बहुत करोड़ों रुपए में एक बिल्डिंग बनाई जो पूरी तरह शीशे से बनी थी। लेकिन उस शीशे की इमारत को गिराने के लिए एक बालक है जो पत्थर लेके बैठा है। आप किसे ज़्यादा ताकतवर मानेंगे? करोड़ों रुपए लगाकर बनाने वाली बिल्डिंग वाले को या जिसके हाथ में पत्थर है उसे? करोड़ों रुपए वाली करोड़ों वाले को। ये तो अर्थशास्त्री भाषा हुई। लेकिन दुनिया उस गुंडे को भी एप्रिशिएट कर सकती है, जो पत्थर लेकर के उसको सोने नहीं दे रहा है। कि भाई साहब ताकत हो तो ऐसी। क्यों अपराधी इतने हावी होते हैं समाज में? क्यों फ़िल्में अपराधियों पे बनती हैं? वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई, लोखंडवाला और पता नहीं क्या-क्या कितने मुंबई के अपराध के ऊपर ना जाने कितनी मूवीज़ बन चुकी हैं। अधिकारियों पे क्यों नहीं बनी? अच्छा होगा ये तो लोग मानते हैं, ग्रांटेड है। बुरा होकर अच्छा होगा ये लोगों को देखना है। एक फ़िल्म में 2 तिहाई समय बुराई को बढ़ावा देने पे व्यतीत होता है। पहले कैरेक्टर जो एस्टेब्लिश होता है, वो बुराई का होता है और फिर क्या बोलते हैं? हैप्पी एंडिंग हो जी, सब अच्छा हो गया अंत में। लेकिन आप नोटिस करिए कि 3 घंटे की लड़ाई में मतलब पौने 3 घंटे तो आपने केवल अपराधी को बड़ा बनाने में बिता दिया। तो ये युद्ध भी ऐसे ही चल रहा है। तो इस समय ईरान जो अपराध कर रहा है, लोगों को उसके साथ सिम्पैथी हो रही है। अरे यार! ताकत हो तो ऐसी इसने अमेरिका को झुका दिया भाई। अमेरिका बोल रहा है अब मैं हिफाज़त नहीं करूँ, ताकत हो तो ऐसी। ताकत नहीं है, ये न्यूसेंस है। ये वो न्यूसेंस है जिसका खात्मा होना ज़रूरी है और खात्मा कोई ना कोई करेगा। हो सकता है खात्मा अमेरिका एक दिन गुस्सा आए, उठा के बम न्यूक्लियर बम गिरा देगी, लो हो गया तुम्हारा न्यूसेंस खत्म। एक दिन आए खर्ग आइलैंड को कब्जा करके बैठा, छोड़ो यार तुम्हारा सब हटाओ। तो अब एक्सट्रीम जो एक्शंस हैं, वो ईरान को रोक पाएँगे। या फिर दुनिया के सामने ये संदेश चला जाए कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, जो कि किसी के लिए भी विश्वास से एकदम परे होगा कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये दुनिया को संदेश दे दिया जाए, अमेरिका पीछे हट गया भाई, वो हो नहीं सकता। और ईरान जिसके हाथ में पत्थर है और सामने बुर्ज खलीफा, भाई समुद्र पास पार करते ही उसके सामने बुर्ज खलीफा बैठा है, एक पत्थर मारूँगा फोड़ दूँगा इसको मैं। तो वो फोड़ देगा। आपने बहुत सही बताया। आई थिंक मूवीज़ में भी जैसे 2/3 ऑफ द मूवी यूजुअली लाइक नेगेटिविटी पे होती है एंड आई थिंक ये इंडस्ट्री में फ़ियर एंड वायलेंस ये दोनों बहुत बिकता भी है एंड एट द सेम टाइम आई थिंक वो उस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है मूवीज़ में। आई थिंक धुरंधर में भी ऐसा ही कुछ था, राइट? आपने देखी है? धुरंधर देखी है मैंने हुँ, और धुरंधर का कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसको हुँ, हम इस तरह से ना रखें क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे कि आप उसमें वॉयलेंस को दिखाया गया है, तो वो वॉयलेंस भारत वाले पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसको इस तरह से देखा जाए। तो भी उसमें आप अंत किसका दिखाओगे? तो बुराई का अंत दिखाओगे। देखो, अंत में सबको क्या अच्छा फ़ील करना है कि बुराई का खात्मा हो। इस दुनिया में जो चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि बुरा कौन है? तो अभी तक क्या हो रहा था ना कि अमेरिका ने दुनिया में ये परसेप्शन बना दिया था कि ईरान बुरा है। क्यों बुरा है? बोले वो महिलाओं के अधिकारों को वंचित कर देता है,
बुर्का लगाना मैंडेटरी करता है, धार्मिक लीडर की सत्ता है, लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, तो दुनिया को लगने लगा कि वाक़ई में ईरान बुरा है। ये किसने बताया? अमेरिका ने। ठीक है, तो अच्छा कौन है? बोले अमेरिका। युद्ध जब हुआ और युद्ध के दूसरे दिन ही खamenei जो सुप्रीम लीडर है वो जब मरे, तो दुनिया को मैसेज गया कि सच में ऐसा है क्या? तो फिर लोगों ने कहा कि कैसे जज करोगे कि अमेरिका सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? बोले एक सिंपल सा सवाल ये है कि अमेरिका ने दुनिया को ये बताया कि ईरान की जनता प्रोटेस्ट कर रही है, सत्ता परिवर्तन के लिए। तो जब ईरान की जनता प्रोटेस्ट कर रही है, तो प्रोटेस्ट करने वाले खamenei के मरते ही सत्ता संभालने आ जाने चाहिए। खamenei गए, लारिजानी गए, 2 बड़े लीडर चले गए। उनके बाद में जो प्रोटेस्टर्स थे, जो चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो, वो आ जाने चाहिए निकल के बाहर, कि लाओ साहब हम तो सत्ता संभालेंगे। तो वो कहाँ गए? तो वो कहाँ गए? ये सवाल अपने आप में इस बात का जवाब बन गया कि इसका मतलब उन लोगों ने भी ये समझ लिया कि असल में जो थे ना, वो बुरे नहीं थे। जिनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग बुरे नहीं थे। तो बुरा कौन है फिर? बोला अमेरिका। तो देखो, मूवी में एक बुरा होता है, एक अच्छा होता है, ये पता है। एक बुरे को खत्म करना है, देखने से पहले आपको बुरा पता होता है। इस बार इस पूरे वर्ल्ड थिएटर में जो फ़िल्म चल रही है वॉर की, उसमें पहले ईरान बुरा था। ये कौन बताया? अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि प्रोटेस्टर्स बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं अधिकारों के लिए कि सत्ता बुरी है ईरान की। सब लोगों की सिंपैथी प्रोटेस्टर्स के साथ जुड़ी। ओके। बाद में होता है, युद्ध होता है, युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होने के बाद प्रोटेस्टर्स बाहर नहीं आते। बोले प्रोटेस्टर बाहर क्यों नहीं आए? उन्हें लगने लग गया कि अमेरिका बुरा है। सेंटिमेंट उल्टा हो गया। कौन बुरा है? अमेरिका बुरा है। अमेरिका की यार नैरेटिव वॉर में तो बहुत बुरा हुआ। अभी 4 दिन पहले ट्रम्प ने एक बयान दिया कैरोलिना लेविट के ऊपर, लेविट जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं, कि दुनिया के 90% लोग मुझे गलत क्यों मान रहे हैं? लगता है लेविट तुम सही काम नहीं कर रही हो। प्रेस के सामने ये बात बोल रहे हैं। इसका मतलब नैरेटिव चेंज हो चुका है। अब लोग किसके साथ हो गए? ईरान के साथ। अब ट्रम्प ने फिर ये दांव खेला क्योंकि युद्ध क्या है? शतरंज है। आपका सिक्का अब तक भारी था, अब कमजोर हो गया। अब ट्रम्प ने उल्टा दांव खेला कि भाई सुनो, मैं इस रास्ते से हट रहा हूं। जिसको हॉर्मुज से तेल चाहिए ले लो, बात खुद कर लो। खुद कर लो तो आप बात करने जाओगे, ईरान बार-बार आपसे जिद करेगा, मैं नहीं खोलूँगा भाई साहब जब तक ये मारना नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका से आप कुछ कह नहीं सकते कि मारना क्यों नहीं छोड़ोगे। इज़राइल से आप कुछ कह नहीं सकते, भाई मारना कब छोड़ोगे। ईरान कह रहा है मैं मारना तब तक नहीं छोड़ूँगा। अब आपको ईरान को इस पूरी मूवी के अंदर खलनायक बनाना है। तो इस समय ना वर्ल्ड के इस थिएटर में जो दर्शक दीर्घा में बैठे आप और हम हैं, इसके लिए यही डिसाइड करना महाभारत हो रखा है कि बुरा कौन है। अब नैरेटिव चल रहा है ट्रम्प का कि कैसे ना कैसे करके ईरान को बुरा प्रूव तो करो कि ईरान बुरा है। ईरान की एक गलती जग जाहिर तो हो। जब आप भूखे मरने लगोगे, गैस सिलेंडर खत्म होंगे, महंगाई से पीड़ित होंगे, आप सब चाहेंगे कि ईरान को चुप क्यों नहीं करा लेते? क्यों वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोक के बैठा है? तो आपके अंदर एग्रेशन उत्पन्न होगा। तो ट्रम्प ने क्या चाल चली कि मैंने पूरा की पूरा मामला तो खिंडा दिया है। अब दुश्मनी तुम लोगों को लेनी है ईरान से। मैं तो कह रहा था ईरान बुरा है। तुम ही लोग नहीं मान रहे थे। मैं तो तुम ही लोगों के लिए गया था ना। मैं तो इतने दिन से यही कहता था कि एक दिन देखना ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोक देगा। लो रोक दिया। मैं तो कहता था ईरान ऐसा है, लो उसने कर दिया। तो अब वो दुनिया को ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम भी समझो कि ईरान कितना बुरा है, वो ये दांव चल रहा है। तो आप और हम जब ये समझ पाएँगे कि ईरान बुरा है, तो फ़िल्म के अंदर फिर से नायक बदल जाएगा। तो इस युद्ध के अंदर नायक और खलनायक का विवाद। तो इंडिया का स्टांस, अभी इंडिया जैसे ईरान और इज़राइल दोनों का दोस्त है। तो अभी इंडिया ये केस में क्या बोल रहा है एंड व्हाट इज़ द स्टांस ऑफ इंडिया इन दिस एंटायर सिचुएशन? देखो इंडिया ना कभी भी दुनिया के किसी युद्ध में कोई स्टैंड नहीं लेता। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, जब इंडिया पहली बार दुनिया के अंदर गुट बन रहे थे कि देखो ऐसे समझो, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो विजेता थे, जो जीत कर आए, वो था सोवियत रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये एक तरफ थे विजेता। हारे वो जर्मनी, जापान, इटली ये लोग। तो जब जीत के आए ना, उस समय जीतने वाले देश में अब ऐसे समझो कि भारत के अंदर वर्ल्ड कप जीत करके एक टीम आती है। उस टीम के अंदर विराट कोहली भी है, तो उसके अंदर पता चल रहा है रोहित शर्मा भी है, तो उसमें पता चल रहा है युवराज सिंह भी है। बड़े-बड़े क्रिकेटर्स एक साथ हैं। अब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू होता है साहब। मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया जाता है। पता चल रहा है कि युवराज ने उस मैच के अंदर 6 छक्के लगाए थे।
और उसी के आखिरी छक्के से मैच जीता गया था। लेकिन लेकिन विराट कोहली उस मैच में एक साथ 200 रन बना गए। डिसाइड करना क्या मुश्किल हो गया, मैन ऑफ द मैच किसे दें? मैन ऑफ द मैच से मतलब क्या है कि आप याद किसको रखोगे इस मैच के लिए? तो जब वर्ल्ड के सेकंड वॉर के बाद जब मैन ऑफ द मैच डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो मैन ऑफ द मैच बना अमेरिका। क्यों बना? उसने न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया। दुनिया के लिए एक अजूबा था वो, कि इसने जापान के ऊपर एक ऐसा बम फोड़ा है जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। एक बम और लाखों लोग खत्म, इतने बुरी तरह खत्म कि जापान को युद्ध से पीछे हटना पड़ा। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि यार उस बच्चे के अंदर जो था ना साथ में युवराज, युवराज कौन था? सोवियत रूस। उसके अंदर ना इस बात का विरोध हुआ, यार युद्ध तो हम भी लड़े थे, तुम हमारे बिना जीत जाते क्या? तुम लोग हो ही बेकार। कौन से लोग? अमेरिकन्स। क्यों बेकार हो? क्योंकि तुम चुपचाप ऐसा कुछ काम करते हो जो बिना बताए, मतलब टीम में होकर के भी तुम अपने इंडिविजुअल स्कोर के लिए काम कर रहे हो। तुम चाह के हमें बता नहीं सकते कि युद्ध में हमने बम बना लिया है, हम फोड़ने जा रहे हैं, हम तुम्हें रोकते, साथ ले चलते? नहीं चले। कोई बात नहीं। अब सोचो, विजेताओं में यहां से लड़ाई शुरू होती है इस बात की कि सुनो ये मैन ऑफ द मैच गलत चला गया। अब हम सिद्ध करेंगे कि हम ताकतवर हैं। कौन ने कहा ये बात? सोवियत रूस। अब हम सिद्ध करेंगे कि कौन ताकतवर है, तो क्या करें? तो कोई ऐसा फील्ड ढूंढो जहां पर अमेरिका को पछाड़ा जा सके। उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, अब तो प्लेलिस्ट पता है, बना देंगे। सोवियत रूस ने भी तुरंत बना दिया। लेकिन इसको पछाड़ना है दुनिया की नजर में, तो क्या करें? बोले चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना अंतरिक्ष में आदमी भेजते हैं। तो पहला जो अंतरिक्ष में आदमी गया वो यूरी गागरिन था, सोवियत रूस ने भेजा। बोले हम भेजेंगे। इसका मतलब क्या? कि दुनिया को एक दूसरे मुकाम पे, उधर तुम न्यूक्लियर बम बनाओगे तो अंतरिक्ष में हम आदमी ले जाएंगे। फिर होड़ मची। अमेरिका वालों ने, तुम अंतरिक्ष में भेजते हो, बेटा हम चांद पे आदमी उतारेंगे। राकेश शर्मा, वो सॉरी, नील आर्मस्ट्रांग उतार दिया अमेरिका वालों ने। तो होड़ मची। इस होड़ में एक होड़ और थी जो मसल पावर की होड़ थी, कि चलो साइंस में तो पछाड़ा पछाड़ी खेलते रहेंगे, लेकिन किसके बाजुओं में कितना दम है इसका तो हो जाए मुकाबला। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विजेता देशों में एक आपस में अनबन शुरू हो गई। दो गुट बन गए और उन दो गुटों ने एक युद्ध शुरू किया जो कि किसी तरह से सामने आमने नहीं था। उसे नाम दिया गया कोल्ड वॉर। जैसे एक टीम के अंदर दो खिलाड़ी हैं, जैसे अपन मान के चले रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों के अंदर एक मन में ऐसी रिफ्ट है जो आमने सामने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आईपीएल में आप जाओगे तो देख लोगे इन दोनों को कि यार राइवलरी तगड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि विजेता जो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे, अब वो मैदान में आपस में एक अलग-अलग टीम बनाकर उतर पड़े हैं। इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। भारत उस समय ताजा-ताजा आजाद हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, 39 से चल के 45 में। हम लोग आजाद हुए 47 में। आजाद क्यों हुए? भई हमारे देश के अंदर आजादी को लेकर पूरे मुहिम चल रही थी। लेकिन इस कारण एक और भी था कि 130 देश लगभग उस समय एक साथ आजाद हुए थे। एक साथ 130 देश आजाद होने के लिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तो जिम्मेदार नहीं होंगे। उन सबके भी अपने-अपने कोई ना कोई आंदोलन रहे होंगे। फिर एक साथ ही आजाद क्यों हुए? क्योंकि जो कब्जा करके बैठे थे वो देश थे ब्रिटेन और फ्रांस। वो नवाबी-नवाबी में इतना लड़ लिए कि उनका पैसा खत्म हो गया। बैंक बैलेंस खत्म कि अब इन देशों को सँभालें कैसे? भारत के अंदर कलेक्टर बिठा रखे हैं इतने सारे गवर्नर बिठा रखे हैं। इनको चलाएँ कैसे? पैसा खत्म। पैसा लें तो कहाँ से लें? बोले अमेरिका से। अमेरिका ने इस काम के लिए एक बैंक बनाई। ब्रेटन वुड ट्विन्स नाम से 2 बैंक बनाए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। कि सुनो तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए तो वर्ल्ड बैंक है, और तुम्हें अगर कर्जा चाहिए जिससे कि तुम्हारा ट्रेड घाटा छोड़ दूँ उसके लिए आईएमएफ। दोनों बेचारे हो गए ये गिरवी रखा आ गए। कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। जीतने के बाद भी अमेरिका के गुलाम हो गए। किंग कौन बन के आया? अमेरिका। इंडिया ये सारा खेल देख रहा था। ताज़ा-ताज़ा हम आज़ाद हुए। हमने कहा सुनो भाई, ये जो बड़े लोगों की लड़ाई है इससे हमें दूर रखो। अभी हम गुलामी से बाहर निकल कर आए, गुलामी से बाहर निकले हैं, साँस लेने दो। हमने फिर एक मूवमेंट चलाया, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। नाम मूवमेंट, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। उसमें हमने आज़ाद हुए इन 5-7 देशों को एक साथ उठाया। इजिप्ट को, इंडोनेशिया को, भारत को, इन देशों को उठाया और कहा कि सुनो, एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको इधर रहना ना उधर रहे। बोले बहुत बढ़िया सर। तो गुट कौन से हो गए सर वैसे बाय द वे? बोले यार एक तो सोवियत रूस वाला गुट है और एक अमेरिका वाला गुट है। ओके। सोवियत रूस ने और अमेरिका ने गुट बना लिए। कोई और भी शामिल हुआ है क्या उनके साथ? बोले हाँ हुआ है।
बोले कौन? अमेरिका जिन-जिनको पैसा देता जा रहा है, शर्त डालता जा रहा है, मेरे साथ लड़ोगे कसम खाओ। बोले खाते हैं सर कसम। बोले बनाओ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाम बना नाटो, जिसमें आज 32 देश हैं। कसमें क्या खाई गई? हम पर एक पर हुआ हमला, सब पर हमला माना जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना हुआ या अब तक का सबसे बड़ा कहा जाए तो मिलिट्री अलायंस है, जो डिफेंस पैक्ट पर बना है, जिसका तर्क है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। नाटो आर्टिकल 5 में ये बात लिखी गई। ओके, उधर सोवियत रूस बैठा गया, इसके साथ तो इतने देश इकट्ठे हो गए। अब हम क्या करें? तो सोवियत रूस ने बनाया डब्ल्यूटीओ, वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और उसने अपने ही छोटू-मोटू भाई लोग जो थे पोलैंड वगैरह, इनको इकट्ठा किया, 10-12 देश इकट्ठे किए। लेकिन उसका सिक्का नहीं चला। कारण, यहाँ विचारधाराएँ एंट्री कर गई। सोवियत रूस की विचारधारा थी साम्यवादी, क्योंकि उसने लेनिन के समय पर साम्यवाद को बढ़ावा दिया था मार्क्स की विचारधारा के आधार। तो सोवियत रूस का इन पूंजीपतियों ने, पूंजीवादियों ने एक डर भर दिया कि ये तुम्हारे देश में अगर आ गया ना, तो किसानों के हाथ में शासन दे देगा, मजदूरों के हाथ में शासन दे देगा, सर्वहारा वर्ग के हाथ में शासन दे देगा। तो एक फ़ियर पैदा कर दिया। तो सोवियत रूस की एक्सेप्टेंस नहीं बन पाई लोगों में। तो सोवियत रूस के गुट में कोई वैसे नहीं जा पाया। नाटो में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि नाटो में ब्रिटेन था, जिसने 250 साल हम पर शासन किया था। तो नाटो में हम वैसे नहीं गए, सोवियत रूस में हम वैसे नहीं गए, क्योंकि हम वहां से आ गए तो फिर हमारी तरक्की कैसे होगी? हमने कहा सुनो, हम किसी में नहीं जाएंगे। तो हम किस में गए? ना तुझ में ना तुझ में, हम सब में हैं। आपने जो सवाल पूछा कि भारत किसी भी तरफ नहीं, तो ये हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि हम किसी भी गुट के सदस्य नहीं बनेंगे। इन्हीं फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पर बना यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जिसने ये तय किया कि इस दुनिया में फिर से युद्ध ना हो। इसलिए ताकतवर देशों का एक समूह बना, जिसको यूएन के अंदर प्रिंसिपल 5 पावर पॉइंट 5 कहा गया। P5 कंट्री जिन्हें कहा गया, परमानेंट मेंबर 5, जिसके अंदर वो 4 देश, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएस तो थे ही थे, चाइना को भी डाल दिया कि सुनो तुम भी जीते थे, हालांकि जीता नहीं था वो, जापान हटा था, लेकिन उसको भी डाल दिया। चलो 5 बड़ी पावर मिलकर के दुनिया में अब कोई युद्ध ना हो, या दोबारा विश्व युद्ध ना हो, ये काम करेगा। तो सोवियत रूस का गठन कर दिया गया, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस का निर्माण कर दिया गया। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल को ही अपना प्रिंसिपल मान लिया कि सर देखो, हम भी नहीं चाहते युद्ध हो, और जो भी बात हो वो यूएन के माध्यम से हो, हम यही चाहते हैं। तो आज हम क्या करते हैं कि दुनिया में जहां भी कलेश हो रहा होता है, भारत यूएन में अपनी फोर्स भेज देता है कि जाओ भाई लीबिया में भेज दो, सूडान में भेज दो, जहां जहां पर यूएन कहेगा कि यहां सेना भेजनी, हम भेज देंगे। लेकिन अमेरिका कहेगा सेना भेज दो, नहीं भेजेंगे। सोवियत रूस कहेगा सेना भेज दो, नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम गुट में नहीं। तब आपके सवाल का जवाब मिल गया। ना इज़राइल में, ना गाज़ा में, ना यूक्रेन में, ना रशिया में, ना इज़राइल में, ना ईरान में। हम किसी में नहीं। फाउंडिंग प्रिंसिपल है। वाओ! आप एकदम एकदम ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हो। एकदम ऐसे सामने वाले को पूरा समझ ही जाएगा। व्हाट आर योर बोल्डेस्ट टॉप 3 प्रेडिक्शंस फॉर द नियर फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स? यार प्रेडिक्शन ना एक बहुत इमैच्योर शब्द होता है मेरी नज़र में, क्योंकि हुँ, मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस दिए, वो बहुत ज़्यादा सही निकले। ट्रम्प का सीज़ फायर प्रेडिक्शन हमारा था, वायरल हुआ वो, न्यूज़ कटिंग्स वायरल हुई। फिर वो 5 दिन अगला प्रेडिक्शन देंगे, मतलब 10 दिन का सीज़ फायर बोलेंगे, वो हमारा था। हमने कि ईरान पर आज हमला होगा, ये प्रेडिक्शन हमारा था। हमारे बहुत सारे प्रेडिक्शन सही निकले। फिर भी मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। असल में क्या होता है, सम टाइम कुछ लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर पाओगे, बहुत सारे लोग कर पाते हैं। मार्केट को जो लोग बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर रहे हैं, वो लोग प्रेडिक्ट नहीं करते, असल में वो मार्केट के ट्रेंड्स समझ चुके हैं। जैसे आप और हम थोड़ी देर पहले स्टॉक की बात कर रहे थे कि ये नीचे गया तो आएगा ना यार ऊपर। अब आप कल को ये क्लेम करो कि यार हम तो प्रेडिक्शन कर देते हैं। भाई जो नीचे गया है वो ऊपर आएगा, ये एज़ सिंपल एज़। हुँ, तो ऐसे में ना मेरा जो प्रेडिक्शन है वर्ल्ड को लेकर के, वो ये है कि आने वाला समय, अगेन ये प्रेडिक्शन नहीं है, जो दिख रहा है, जो सामने होता हुआ दिख रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा से मेरा मतलब है, दुनिया में जितना अभी तक फ़ियर भरा गया था चाइना के खिलाफ लोगों के मन में, जैसे अमेरिका ने ना बहुत तगड़ा एक नैरेटिव वॉर चला था कि चाइना बहुत बुरा है। चाइना ऐसा कर देगा, चाइना ने वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चलाया है, उससे वो डेट ट्रैप में फँसाता है, फिर जगह कब्ज़ा कर लेता है। देखो उसने श्रीलंका के साथ ऐसा किया, वैसा किया। लोग ना ऑटोमैटिकली सिम्पैथाइज़ कर जाएँगे चाइना के साथ। आप समझो,
इस युद्ध में ईरान का जो लोग पहले नाम तक नहीं जानते थे या समझो ईरान के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो सिंपैथाइज कर गए ईरान के साथ। भाई हमारे आज भी सबसे ज्यादा हित अमेरिका से टिके हुए हैं। फिर भी ईरान के पक्ष में सिंपैथी क्यों है? कि होता है ना कि अगर मान लो कि रास्ते में आप किसी को पिटता हुआ देख रहे हो, तब पीटने वाले के समर्थन में खड़े नहीं होते। इमोशन आपके किसके साथ जाते हैं? जो पिट रहा है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। राइट। लेकिन एक आदमी जो पिटने के डर से बोल ही नहीं रहा है, शुरुआत में आप उसे कायर कहते हो। बोला ही नहीं, बाद में आप उसको समझदार कहते हो। पहले ही पता चल गया था कुछ नहीं होना इसका। चाइना वो निकल के आया। द इकोनॉमिस्ट करके बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। उसने कल कवर पेज बनाया। कवर पेज में शी जिनपिंग को डाला और उसमें लिखा, हिंदी बता दे रहा हूँ, इंग्लिश आप कटिंग में डाल देना, कि समझदार व्यक्ति वही है जो दुश्मन की गलतियों को देखता रहे और चुप रहे। ये भाव है उसका, अंग्रेजी जो भी है वो दिख जाएगी। शी जिनपिंग ने इस पूरे समय अपने आप को एकदम चुप रखा, जबकि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इतना बड़ा मसल पावर उसके पास भी है कि वो वॉर को डिसरप्ट कर सकता है। लेकिन क्या नहीं किया? एक बार भी कोई ऐसा मिसकैलकुलेटेड स्टेटमेंट नहीं दिया, वॉर को आउटरेज नहीं किया, कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया जिससे आप ये मीनिंग निकालें कि वो वॉर में एंट्री कर रहा है। वो चुपचाप बैठा रहा। तुम पिछड़ लो, तुम जाओ, खत्म हो पहले। तुम हटोगे तभी तो एक्सेप्टेंस मेरा बनेगा। अब आप सोचो ना कि वेस्ट एशिया में जहां पर ट्रंप ने इतने समय तक बेसिस बनाए रखे थे, अमेरिका के बेसिस थे वेस्ट एशिया में, वो सारे बेसिस यूज में भी नहीं आए, लेकिन बर्बाद पूरे देश हो गए। आज आप सोचो कि क्या बोला था उसने, ही किस माई एस, उसके लिए बोला, सऊदी के क्राउन प्रिंस के लिए। आप सोचो जो देश आपको $600 बिलियन उपहार में दिया, $1 ट्रिलियन दिया कतर, अब आए दिन कतर पे बम फूट रहे। यूएई बिलियंस ऑफ डॉलर दिया। खुद ट्रंप का कहना है कि मैं $6 ट्रिलियन लेकर आया जब मैं मिलने गया था, पहली यात्रा में, विदेश की यात्रा में जब मैं गया वेस्ट एशिया। तो भाई साहब, जब आपने इतना पैसा उनसे लिया और उनको आप कुछ नहीं दे पाए, सुरक्षा भी नहीं दे पाए, उनके लिए स्टैंड भी नहीं ले पाए, उनका तेल भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, और अभी भी आप उनको माल बेचोगे, अपने वेपन्स बेचोगे। ये सब देश छूटते ही इस वॉर के जाल से अपना एनालिसिस करेंगे। सबसे गंदा कौन? अमेरिका। ना उसकी दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी। बोले करे क्या? ऑल्टरनेट लेके आओ। हम अपना हीरो बनाते। जैसे गुंडों में तो बड़े गुंडे थे, ज्यादा अच्छा गुंडा कौन? जो पीड़ित कम करता है यार। बोले कौन? चाइना। चलो, चाइना का अब इस एरिया में हल्के से पेनिट्रेशन हो जाएगा। यूरोप को देखो अब आप, जो नाटो के साथ एक धुन बजा करते थे, कल इमानुएल मैक्रोन बोलते हैं कि मैं ईरान को एक गलत रेजिम मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं बम से सत्ता परिवर्तन के भी खिलाफ हूं। इसका मतलब समझो, उन्होंने साफ क्या कहा कि जो ईरान में सत्ता चल रही थी, मैं उसका भी समर्थक नहीं, नंबर वन। और अगर आपको लगता है कि मैं गोला गिरा करके ईरान की सत्ता बदल दूंगा, मैं इसके भी खिलाफ हूं। सर आप किसके साथ हो? बोले मैं साथ हूं जब जनता खुद त्रस्त होकर सत्ता बदल दे। ये तो सबसे सही आंसर है। यही भारत का स्टैंड है। भारत हमेशा दूसरे देशों के बारे में चुप क्यों रहता है कि आप पीड़ित हो तो फैसला आप करो ना। हु एम आई टू डिसाइड अबाउट योर। तो जब आपको परेशानी हो रही है, करो प्रोटेस्ट, मरो। हमारे देश ने भी तो कितनी क्रांतियां की हैं, ब्रिटिशर्स को भगाया ना भाई। भगत सिंह, सुखदेव, न जाने कितने हमारे क्रांतिकारी ऐसे रहे जिन्होंने फांसी के फंदे लटक लिए भाई। ब्रिटिशर्स को हमने यहां से निकालने में कितने लोगों की शहादत दी है, उनको नाम तक नहीं मिले भाई साहब आज तक। लेकिन ब्रिटिशर्स को भगाया ना। तुम्हें लगता है कि ये सत्ता खराब है, बदल दो। यही भारत का स्टैंड है कि सत्ता बदलना देश का काम है, जनता का काम है। दूसरा व्यक्ति आके क्यों कह रहा है मैं बदल दूंगा जी? तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला? सीधा सा अर्थ निकला कि यूरोप भी अब हल्के से किसके साथ हो जाएगा? चाइना के साथ। इमानुएल मैक्रोन जा चुके हैं चाइना। कीर स्टारमर जा चुके चाइना। कीर स्टारमर की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा रही, ना जाने 6 साल बाद कोई ब्रिटिश पीएम गया। ऐसे ही वो मार्क कार्नी न जाने कितने साल बाद चाइना की यात्रा पर गए। जर्मन चांसलर, सारी की सारी यूरोपियन नेशन कहाँ एंट्री कर रहे हैं? चाइना। तो अब क्या हो रहा है कि यूएस के साथ जो पहले अलाइज थे, वो अब हल्के से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? चाइना। चाइना। चाइना क्या करेगा? इन सब देशों को ये समझाएगा कि तुम रूस से मत डरो। रूस खाता नहीं है, लेकिन तुम अगर नोटिस करते कि तुम्हें
अपनी बपौती बनाने वाला अमेरिका था, उसने रूस से तेल खरीदवाना तुमको रुकवाया, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से गैस तुम्हारी रुकवाई। आज जर्मनी की जो ठंडक है वो कंपनसेट होती है जब नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो रशिया से चलकर आती है उससे गैस मिले तो उनके घर गर्म रहते हैं। लेकिन अब आपकी गैस को रुकवाकर वो आदमी कह रहा है कि एलएनजी मुझसे परचेज करो। तो तुम ये समझो ना इस वॉर से फायदा किसे हुआ? अमेरिका को। वो अमेरिका जो तुम्हें धमका के ये कह रहा है कि मैं तुमसे ग्रीनलैंड छीन लूंगा। वो अमेरिका जो मैक्रोन से ये कह रहा है ये बीवी से पिटता है। वो अमेरिका जो ये कह रहा है, जो ट्रंप ये कह रहा है कि कीर स्टारमर के बारे में यही नहीं पता, उसका तो डिसीजन उसके ऑफिस करते हैं, वो तो करता ही नहीं। जो तुम्हारी बातें पब्लिक में ऐसे उछाल रहा है, कम से कम तुम अगर आज रशिया के साथ रहे होते, तुम्हारे साथ था ना वर्ल्ड वॉर 2 में वो साथ में खड़ा था। तुम उसके साथ रहे होते, वो तुम्हें बर्बाद नहीं करता। एक समुद्र क्रॉस करके देश बैठा हुआ है, वो तुम्हारे फैसले कर रहा है, तुम कितने बर्बाद हो रहे हो। ये आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर है। चाइना धीरे-धीरे इन सब देशों के दिमाग में छाने लगेगा। आज हमारे देश में जो ग्रजेस पैदा कर दिए गए दिमाग में चाइना के खिलाफ, आज हर दूसरा व्यक्ति आप चाइना के खिलाफ बोलता है वो सुन लोगे। लेकिन चाइना से ज्यादा नुकसान हमारा अमेरिका ने किया है, ये कौन बोलेगा? आज भारत की अर्थव्यवस्था पर चाइना के लगे हुए टैरिफ का कितना असर है बता? कोई असर नहीं। चाइना ने लगाए क्या टैरिफ आपके ऊपर? आपको क्या डराया गया? आपको डराया गया कि चाइना वाले जासूसी करते हैं और जो तुम खुलेआम करते हो, तुम खुलेआम सत्ता गिरा देते हो, तुम खुलेआम बपौती बना लेते हो, सरकारों को हिला देते हो, वो क्या कहोगे? मतलब आपकी एक्सटेंडेड कॉलोनी है हम। इंडिया किस बात का प्राउड होता है? अमेरिका की कॉलोनी होने का प्राउड होना चाहिए हमें। किस हद तक वो हमें इन्फ्लुएंस करता है विचार करो। हमारे आप और मैं जो बात कर रहे हैं यूट्यूब पे जाएगा, कल बंद कर देगा वो। आप जो बात कर रहे थे ट्विटर ट्विटर इतनी देर से अमेरिका, जो बात कर रहे थे लिंक्डइन अमेरिका, हमारे बोलने तक की जगह तो उसने कंट्रोल कर रखी है। देश की पहली आजादी बोलने की होती है। बोलने की आजादी को तो वो कंट्रोल कर रहा है और आप कह रहे हो कि साहब अमेरिका का प्रभाव नहीं। उसने इतना डिसरप्ट किया हुआ है। उस डिसरप्शन के चलते अर्थव्यवस्थाएं पंगु हो गई। चाइना के खिलाफ हमें इतना अंदर भर दिया गया कि चाइना खराब है। मुझे चाइना के लिए पक्ष में बोलने के पैसे नहीं मिले हैं जो मैं बोल रहा हूँ ये मतलब कहीं पता चले कि ये ऐसे लैंड हो जाए कि पता नहीं साहब ये तो चाइना से पैसे लेके बोल रहे हैं। तो साहब कुछ लोग निकल कर आएंगे वो कहेंगे कि नहीं साहब चाइना ने हमारा एलएसी के साथ मामला किया हुआ है तो उसने हमारा एक बड़ा सारा हिस्सा कब्जा किया हुआ है। तो भाई साहब उससे बड़ा हिस्सा अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है हमारा। एलओसी पाकिस्तान ने कब्जा नहीं कर रखा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पीओके है वो हमने पाकिस्तान ने नहीं वो अमेरिका ने कब्जा कर रखा है। अगर अमेरिका ना खड़ा होता पाकिस्तान के पीछे तो उसकी मजाल थी। यूएन में जाकर उसको बार-बार बचाने के लिए कौन खड़ा हुआ? हम जब भी मारने आए पीछे कौन खड़ा हुआ? नूर खान एयरबेस उसी को बनाना था। खड़ा कौन हुआ? जिसको कह रहे हो पाकिस्तान कब्जा करा, पाकिस्तान अब तो ये समझ में अब हर भारतीय को आ चुका कि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका खड़ा है। फिर आज आप विचार करके देखिए, एक आतंकी गुरपवन सिंह पन्नू अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ एनी टाइम भाषण देता है। भारत के विरोध में ना जाने क्या-क्या बोलता है। उसके संरक्षण के लिए अमेरिका ने दुनिया को ये मैसेज दिया, भारत को ये मैसेज दिया कि अमेरिकन्स के खिलाफ कुछ मत सोचना। ओके? और तुम्हारे खिलाफ एक आदमी खमनेई अपने देश में बोलता था कि अमेरिका गलत है। तुम उसको मरवा देते हो, कहते हो कि अमेरिका के खिलाफ कैसे बोले। वो वहां बैठ करके भारत को तोड़ने के बारे में, खालिस्तान बनाने के बारे में विचार करता है। वो अमेरिका हमारा हितैषी है। लेकिन आप बोल नहीं सकते साहब। मैं और आप बोल पा रहे हैं, बोल रहे हैं थोड़े दिन के बाद, फिर लपेट देंगे अपन को कोई ना कोई। मतलब समझ रहे हैं? तो ये जो नैरेटिव था ना, जो अमेरिका ने अपने पक्ष में बना रखा था, अमेरिका का बड़ा लॉस है कि अब ये नैरेटिव पर चर्चा होने लगी कि अमेरिका फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक ज्यादा है। और चाइना जिसके बारे में दिखाया ये गया, कि जासूसी करता है, ये करता है। अरे वो तो तुम्हारे लिए इन्वेंटरी है जी। आज जेनेरिक दवाएं दुनिया में बेचते हो, चाइना की लाते हो, एपीआई यहां बना करके दवाओं में बदलते हो, बाहर बेच देते हो। आज भारत बोलता है कि हमने साहब इतना ज्यादा आईटी में ये काम कर दिया, इतने स्टार्टअप खड़े कर दिए, सॉफ्ट पावर बन गए।
मैक्सिमम आपके कंप्यूटर असेंबल वहां से होके आ रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी में सही मायने में चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा है जनाब। पर फिर आप क्या बोलेंगे, चाइना के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। नहीं, चाइना के साथ आप ट्रेड सरप्लस में रहते हो, आपको बस पता नहीं कैसे? कैसे। करंट अकाउंट डेफिसिट है ना? बिल्कुल, सोचो फायदे में कैसे रहते हो। आप अगर ये देखो कि वहां से आए माल को रिफर्बिश करके जब आप बेचते हो ना, ओवरऑल लैंडिंग आपके पास प्लस में होती है। आज भारत जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, आज अगर हम अमेरिका को कोई माल बेच रहे हैं, तो वो चाइनीज प्रोडक्ट है। आज जब रेयर अर्थ मैग्नेट की बात आई थी, तो चाइना ने हमसे क्या कहा कि मैं आपको तो दे दूंगा, आप अमेरिका को नहीं बेचोगे तो दूंगा। आज चाइना जो हमें सामान दिया, उस पर हमने अपनी आईटी कंपनीज खड़ी करी। आईटी कंपनीज आज सर्विस एक्सपोर्ट करती हैं, सर्विस एक्सपोर्ट में हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। चाइना का प्रोडक्ट है सरकार। तो चाइना तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी को बूम करने में सहायता दे रहा है। बस तरीके हैं। अमेरिका ये दिखाता है कि मैं अल्टीमेट पेमेंट करता हूं, इसलिए मैं फायदे में देता हूं। तो नहीं, इकोनॉमी को ग्रो कराने में मदद। चाइना आपको रियल कंपटीशन सिखाता है। आज चाइना को देखकर आप सीख पाते हो कि चाइना ने जैसे ग्रोथ करी, इंडिया कर सकता है। 140 करोड़ उसके पास भी हैं। उनको लेकर के वो $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया। हमें हौसला मिलता है कि 1991 में हमसे पीछे खड़ा था चाइना, आज वो हमसे ऊपर 5 गुना ऊपर खड़ा हुआ है। हम भी बन सकते हैं। ये साहस देता है हमें, पॉजिटिव सेंस में लेने की चर्चा। और जो आप और हम चर्चा कर रहे हैं, ये दुनिया चर्चा करना शुरू करेगी। ये वर्ल्ड ऑर्डर है, चर्चा करने लगेगी कि चाइना का उपयोग करके बड़ा कैसे बना। और जब उसका उपयोग होकर बड़ा बनने की कोशिशें होंगी, तो वर्ल्ड के अंदर यूरोप होगा, वेस्ट एशिया होगा, ये चाइना की तरफ लीन करने लगेगा और अमेरिका आइसोलेशन में जीने लगेगा। वो वर्ल्ड को डिसरप्ट करने के तरीके अपनाएगा। वो तरीके अपनाएगा, टैरिफ जैसी हरकतें अपनाएगा, युद्ध थोपेगा, सैंक्शंस थोपेगा। आने वाले समय में हो सकता है अपने देश में कह दे कि सोशल मीडिया तुम्हारे देश में बंद कर दे रहा हूं। इस तरह की कोशिशें करेगा। ये बहुत दूरगामी चीजें हैं। या तो ट्रंप से अगला राष्ट्रपति जो आए वो समझदार हो, अदरवाइज मतलब बैक पैक करने का समय आ गया है। वर्ल्ड ऑर्डर बदले। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि 2026 में वापस इंडिया एंड पाकिस्तान का कोई ना कोई वॉर होगा। आपको लगता है ऐसे कुछ होगा? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2? हमने तो कल ही सेशन किया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का। हुँ। देखिए, पाकिस्तान के साथ में युद्ध ऐसा है ना जी कि आपको उसके लिए ये नहीं सोचना पड़ता कौन से साल होगा। वो आज भी हो सकता है। उधर से 2 जाहिल आए, यहाँ बम फोड़े। भारत सरकार ने ओपन लेटर जारी कर रखा है कि अगर कोई भी आतंकी घटना भारत में होती है, तो पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। तो आप तो आतंकी ले आओ कहीं से भी, पिटना पाकिस्तान नहीं है। तो इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ना। तो इसके लिए आप 2026 का इंतजार क्यों कर रहे हो? कल का इंतजार कर लो, क्या पता कल हो जाए। क्योंकि आतंकी घटना के विरोध में भारत को एक्शन लेना ही है। सो सिंपल एज दैट। और ना हो तो ना हो, पाकिस्तान इतना डर के रहे कि यार नहीं करना, ये मारते भूत है। तो भाभी, हम एनी टाइम वॉर में हैं। हुँ। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध ऐसा नहीं है कि अरे साहब अब पता नहीं कब होगा। नहीं, नहीं। सरकार का एकदम स्टेटमेंट सिंपल है। जब तक ये सरकार है, तब तक एकदम क्लियर है कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में ही अभी आराम कर रहे हैं। एंड आपको क्या लगता है इंडिया कब सुपर पावर बन सकता है? एंड कैसे बनेगा? पर पावर को लेकर के मेरी अभी जब रघुराम राजन जी के साथ इंटरव्यू था, आप भी ने भी वो किया हुआ है, तो हमने जब बात की, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी मुझे उस इंटरव्यू के अंदर। मैं उस बात को यहाँ कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सुपर पावर बनना क्यों है, पहले ये समझिए। अगर सुपर पावर किसी को परेशान करने के लिए बनना है, जैसे आज अमेरिका कर रहा है, तो हमें नहीं बनना सुपर पावर। सुपर पावर का सेंस ये होता ही नहीं है ना कि आपको परेशान करना है। भारत का मूल सिद्धांत किसी को परेशान करना नहीं है। तो सिद्धांत क्या है? विकसित बनना। तो सवाल बेटर क्या होगा? विकसित भारत बनना। तो विकसित भारत बनने के लिए एस्पिरेशन भारत सरकार ने क्या कर रखी है? 2047 की कर। तो 2047 हो सकता है 2050 हो जाएगा, हो सकता है 2043 रह जाए। तो उसके लिए एस्पायर कर सकते हैं। पावर शब्द जो है ना, वो एब्सोल्यूट सेंस की तरफ ले जाती है और उससे अनारकी पैदा होती है। आप सारे दुनिया के कानून तोड़ने लगते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके देश को अंततोगत्वा खत्म करती है। कभी यही सुपर पावर फीचर ब्रिटेन में था, बर्बाद हो गया। यही सुपर पावर फीचर अब अमेरिका में आ रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। सुपर पावर मत बनो, क्योंकि वो खत्म होने के लिए होता है। डेवलप्ड बनो।
तो ये ऑब्जर्वेशन। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंडिया आपको क्या लगता है कब तक बनेगा डेवलप्ड वी हैव नेशन? टू एस्पायर। और 2047 देखो क्या है ना, इसको लेकर बहुत विवाद हो सकते हैं कि 47 में सरकार ने बोल दिया तो बन जाएंगे क्या? जरूरी थोड़ी है बन जाएंगे। या सरकार की लाइन बोल रहे हो तो क्या सरकार के प्रेमी हो? अरे तो यार, जैसे आप और हमने कोई कुछ एग्जाम टॉप किए हैं, कुछ एग्जाम पास किए हैं, एस्पायर करते हो ना भाई कि मुझे ये टॉप करना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो टारगेट तो रखोगे ना। तो आज इंडिया जैसे देश ने आज टारगेट रखा है, बिल्कुल एस्पिरेशनल टारगेट है, अचीवेबल टारगेट है, तो करना चाहिए, हम सब मिलकर करें। एंड आपने बताया 1991 में इंडिया चाइना के पीछे था। चाइना अभी आज इंडिया के 4-5 टाइम्स आ गया। आज इंडिया का जीडीपी इज़ अराउंड 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना इज़ एट 19 ट्रिलियन डॉलर्स। तो चाइना ने ऐसे 91 से 2026 में क्या किया जो इंडिया सीख सकता है? एग्जैक्टली। जो मैं हर किसी को कहता हूं और वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाइना ने किया, देखिए अर्थशास्त्र की भाषा में बात करते हैं, इकोनॉमी की भाषा में लेवल ऑफ इकोनॉमीज होती है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? हम खेती से पैसे कमाते हैं, माइंस से पैसे कमाते हैं, अ, बुनाई से, कढ़ाई से, इनसे पैसे कमाते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से कमाते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर्स है। जेम्स एंड ज्वेलरी को आप फिर ले सकते हो कि रिफाइनमेंट होना शुरू हो गया। तो जो चीजें सीधा आप जमीन से निकाल कर बेच कर पैसे कमाते हो वो इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर में एनरोल हो जाती है। अगर उनमें मशीनें ऐड कर दी आपने, जैसे गेहूं निकल कर आया लेकिन आपने चक्की से उसे पीस कर आटा बना दिया, मैदा बना दिया, आलू खेत से पैदा हुआ लेकिन आपने चिप्स बना दी, टमाटर खेत से पैदा हुआ लेकिन आपने उसका सॉस बना दिया, केचप बना दिया, ये सेकेंडरी सेक्टर है। मशीन ऐड होकर के वैल्यू एडिशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सेकेंडरी सेक्टर। अब क्या हुआ, आपने बढ़िया केचप बना दिया, अब बढ़िया केचप बना के आपने सब जगह बेचा, बेचने में आपको पता चला कि यार मैंने केचप तो बढ़िया बना दिया, कोई खरीद नहीं रहा। कोई कुशाल जी के पास आया, कुशाल जी सुनो एक बोतल यहाँ बगल में अपने केचप की रख लेना, विज्ञापन हो जाएगा और वो बढ़िया से बिकने लगेगा। यार सोचेंगे कुशाल अगर ये खाते हैं और इतने इंटेलिजेंट बने तो मैं ये खा लेता हूँ, बढ़िया हो जाऊंगा। ये टर्सरी सेक्टर है। हुँ। मतलब कि आपने उस सर्विस को बढ़ावा दे दिया, प्रोडक्ट तो बन चुका था, आपने उसको बढ़ावा दे दिया। भारत में ऑलरेडी यूनेस्को की कई हेरिटेज साइट्स हैं, आपने लोगों को आमंत्रित किया घूमने आओ, आपको यूनेस्को की हेरिटेज साइट दिखाते हैं, बनाया नहीं आपने, दिखाया। तो भारत ने अपनाया टर्सरी सेक्टर और चाइना ने अपनाया सेकेंडरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर के फायदे क्या होते हैं? जैसे आप और मैं, हम ब्रांड एंडोर्स करते हैं कि सुनो भाई इसका माल ये बढ़िया है, ले लो। हमको पैसा मिल गया, एक ही बार में बोरी भर के पैसा मिल गया कि जो बढ़िया हो गया। लेकिन आप ब्रांड बनाते अगर, अपना प्रोडक्ट बनाते अगर, उसकी वैल्यू अलग है, और आपने ब्रांड एंडोर्स किया उसकी वैल्यू अलग है। लेकिन रिस्क भी कहां है? एंडोर्स करने में साफ पता है कि प्लस ही प्लस है, उसमें क्या रिस्क है, यहाँ कहीं बंद हो गया, नहीं चल पाया मेरा ब्रांड, तो मैं इतना पैसा कैपेक्स में लगा दिया कि नुकसान हो गया। ये चाइना वाले खेल गए। चाइना की सरकार खड़ी हो गई उन लोगों के पीछे जो बनाने में निकल रहे थे कि तुम बनाओ, पैसा हम दे रहे हैं, डरो मत, जो बनाओगे सरकार बनाएगी। अलीबाबा का जैक मा इतना नाम सुनते थे, जैक मा गायब है अब, क्योंकि सरकार ने जैक मा को खड़ा किया था कि तुम डरो मत, हम पीछे खड़े हैं, तुमको जो करना है करो, सरकार पीछे खड़ी है। जिद करके सरकार पीछे खड़ी हुई कि तुम लोग कुछ बिल्ट करो। भारत वाले क्या करते रहे? हाँ हेलो सर, आपका एसी खराब है, बताइए सर्विस दे दें आपको। सर आपने हमारी सर्विस की थी, कैसा लगा आपको? हम लोग बीपीओ चलाए, हम लोगों ने कॉल सेंटर सपोर्ट सिस्टम, हम अमेरिका तक को बीपीओ दे रहे हैं भाई। यहाँ बैठे बैठे दुबई की होटल बुक कर दे रहे हैं। आप दुबई घूमने गए अगर, वहां पे जाकर आपने कहीं कोई बोट बुक करी, तो आपने अगर नंबर डायल किया तो वो कहीं ना कहीं पुणे हैदराबाद में उठेगा, हाँ सर बताएं। फिर वो बता रहा है सुनो, उस कैनाल के पिलर नंबर इतने पे आदमी खड़ा है। बोट हमारी नहीं, देश हमारा नहीं, हम कॉल सेंटर चला रहे हैं। तो भारत ने क्या, और कॉल सेंटर चला के खुश क्या हो रहे हैं? 25,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, बताओ जी बुरा थोड़ी होता है। तो हम लोगों ने तरीका क्या अपनाया? इजी मनी की तरफ भागे। और इजी मनी के पीछे पैदा होने का बड़ा रीजन क्या था? हम लोग ना, अगर ज्योग्राफी के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी आरामदायक जिंदगी पसंद लोग हैं। मतलब बड़ा कंट्रोवर्शियल रिमार्क है ये, लेकिन जहां अनाज बहुत आसानी से उत्पन्न हुआ, जहां पानी पीने का बहुत आसानी से मिला, वहां पॉपुलेशन बहुत बड़ी। अगर आप देखें गंगा नदी जहां जहां से निकली, उस पूरी बेल्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की सबसे ज्यादा है। स्वच्छ पानी, गंगा का उपजाऊ मैदान, जबरदस्त पॉपुलेशन। क्योंकि हमें आराम इतना पसंद है, रोटी मिल गई, पानी मिल गई, अब चल रहा है देश अपना आराम से, संघर्ष नहीं करना।
हम लोगों ने नौकरी करना प्रेफर किया। बनाना है ही नहीं, बनाता कौन है? जो स्ट्रगल बहुत कर रहा है। स्ट्रगल जैसे आप अगर देश के टॉप उद्योगपति उठाकर देखें, तो उसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर आपको राजस्थान के मारवाड़ियों का मिलेगा, गुजरातियों का मिलेगा। कारण क्या है? इनका अगर आप टैलेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके लिए ना पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। मतलब यूएन का खुद का सर्वे है कि एक राजस्थान के रेगिस्तान की महिला दुनिया की औसत महिलाओं से जिंदगी भर में न जाने कितने टाइम्स ज्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि उसे पानी पीने के लिए लाने के लिए चलना है, और यहां पे छेद गहरा तो पानी निकल रहा है। इसका मतलब जितना संघर्ष करके जो आदमी निकला है वो एस्पायर बड़ा करता है। इजराइल पूरी तरह डेजर्ट है, लेकिन इतनी पावरफुल कंट्री क्यों? डेजर्ट में उसको जीने का मतलब पता है, हर दिन कुछ बनाता है। पेटेंट्स के मामले में चाहे आईफोन बन रहा हो, उसके अंदर ना जाने कितने पेटेंट्स उनके यूज होते हैं। तो कुल मिला के मतलब क्या निकला कि आप जब कोई भी चीज बनाने निकलते हैं तो कहां से शुरू होकर आ रहे हैं? संघर्ष से। भारत ने संघर्ष की जगह नौकरी को प्रेफर किया, कारण ब्रिटिश गुलामी। उनने हमें क्या बनाना प्रेफर किया? नौकर। हमारे देश में इज्जत किसकी है? कलेक्टर। क्या होता था कलेक्टर? अंग्रेजों का टैक्स कलेक्टर। कि लाओ भाई पैसा उगा के लाओ। कलेक्टर कोई पावरफुल पद नहीं था, कलेक्टर टैक्स कलेक्टर था। लेकिन जो पैसा वसूल करने आ रहा है, हमको तो जो कूटता है वो इज्जतदार होता है। दरोगा साहब बहुत अच्छे, क्यों? मारते हैं। टीचर साहब बहुत बुरे, कुछ नहीं कहते, पढ़ाते हैं। हमारे देश ने क्या समझा? जो हमें डंडे से मारता है, हमारी अपब्रिंगिंग को अगर देखें, आप देखें ना नौकरी कौन सी एस्पायर की जाती है। मुझे आज तक लोग ये पूछते हैं कि आपने अपने कंधे पे लगे अशोक स्तंभ वाली वर्दी, आप पुलिस अधिकारी होकर के छोड़ क्यों दी? मैंने कहा मैं उसमें होकर कर क्या रहा था? अरे सर हर आदमी सैल्यूट करता था। मैंने कहा प्यार से करता था क्या? जो सैल्यूट कर रहा था उसके में काम का था, उसके अलावा तो कोई नहीं कर रहा था। उसको डर था कि मेरा ये कुछ बिगाड़ेगा, या तो वो अपराधी था या मेरा अधीनस्थ था। आज लेकिन जब मैं निकलता हूं, ना जाने कितने लोग पैर छूते हैं, ना जाने कितने लोग प्यार से गले लगते हैं, ना जाने कितने लोग हाथ मिलाते हैं। उनमें से किसी को मेरे प्रति डर नहीं है, सम्मान है, प्यार है। तो हमारे देश की एक मानसिकता रही जो हमारी गुलामी के कारण निकल कर आई। उस गुलामी को हम कंसिस्टेंटली आगे ले गए, तो हमने नौकरी प्रेफर करना शुरू किया। नौकरी अगर आप उठकर जाएंगे उत्तर भारत के अंदर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहां नौकरी करनी है लोगों को कि साहब नौकरी बना लो, शादी हो जाएगी साहब, 20,000 रुपए की नौकरी दे दो साहब। सरकारी नौकरी में चपड़ासी रख लो। आप सोचिए, फोर्थ क्लास के लिए भी आजकल आवेदन जब होता है, पीएचडी किए हुए लोग फोर्थ क्लास की जॉब के लिए अप्लाई कर, कारण नौकरी साहब। चाइना ने क्या किया? सरकार पीछे पड़ गई इस चीज के कि सुनो ये सब बकवास। अल्टीमेटली जब आप लोगों को पैसा मिलेगा, आप सबका जीवन स्तर सुधरेगा, सबके पास बढ़िया मकान होगा, जीने के लिए सुविधाएं होंगी, अस्पताल होंगे, बढ़िया सड़कें होंगी, और हम सारी गारंटी देते हैं। सरकारों ने पहले तो ये सुनिश्चितता करी कि सरकार नहीं बदलेंगे, सिंगल सरकार रही। उसके बाद में फिर ये तय हुआ कि सबको ग्रो कराएंगे। तो चलो, वो सड़क का सर्वे नहीं कराते। चाइना में ऐसे नहीं होता कि आपको साहब यहाँ से सड़क जानी चाहिए, मान लीजिए कि मुंबई से पुणे की सड़क बननी है, तो वो ऑफिस में बनेगी सड़क, जमीन पे नहीं बनेगी। वो सड़क यूँ खींचेंगे कि ये सीधी पड़ रही है, खींच दो। बोले सर यहाँ पर वो कुशाल का घर आता है बीच में, तोड़ दो। वो ये नहीं पूछेंगे आपसे कि कुशाल तुम्हारा घर तोड़ना है या नहीं तोड़ना। मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। तो आप कहेंगे सर तो इसका मतलब चाइना ने अच्छा किया। ये बाद का डिबेट। आज की अगर आप बात करते हो वो यहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि मूल सवाल वही था। तो मूल सवाल में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए सरकार के हिसाब से जनता को एक्लेमेटाइज किया, निर्माण पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया कि आज गणेश पूजन मुंबई में हो रहा है, गणेश जी बन करके चाइना से आ रहे हैं। दिवाली पूजन की झालर जो है वो हम मना दिवाली यहां रहे हैं, झालर बन के चाइना से आ रही है। उन्हें नहीं पता कि झालर का क्या होता है। आज रंग होली का आप खेल रहे हैं, बना के वो भेज रहे हैं। उन्होंने कहा ये पूरा विश्व जो है ना, ये आपके काम की चाहत रखता है, आप तो काम करो बस।
और ये काम करवा करवा के वो वर्ल्ड की सप्लाई चेन में एक इतना बड़ा प्लेयर बन गया। मैं कई बार बोलता हूँ कि आज अमेरिका ने टैरिफ लगाकर दुनिया को जो धमकाया, कल को अगर चाइना ये कह देना मैं सप्लाई रोक रहा हूँ, असली हाहाकार तब मचेगा। क्योंकि टैरिफ लगने के बाद माल तो फिर भी आप बेचोगे कम या ज्यादा, सप्लाई रोक दी तो असल में हाहाकार हो जाएगा कि मेरे काम कैसे चलेंगे। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, बैटरी कब आएगी? आप कहोगे सर फैक्ट्री लगा लें, साल भर दूर है अब। खेल ये है। वाओ! चाइना मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर है आज पूरे समझ वर्ल्ड में आ रहा में। है। मतलब हमें ये चाहिए, मतलब मैं पता नहीं, मतलब इसको हो सकता है कभी ना कभी आज अपनी ये दोनों बातों को उठा के कल को कोई मेरे ऊपर जांच एजेंसी बैठ जाए और कहे कि चेक करो चाइना के इसके अकाउंट में कितना पैसा आया था। लेकिन छोटी सी गॉड नोज डेमोक्रेसी में कोई सरकार किसी भी तरह से एक्शन ले सकती है, बट हमारे संस्थानों में ये पढ़ाया जाना चाहिए कि चाइना कैसे सक्सेसफुल बना। हमारे संस्थानों में, हमारे ओपन डिबेट के कल्चर में ये होना चाहिए कि हम पिछड़े क्यों, चाइना आगे क्यों। मतलब ये ओपन डिबेट होनी चाहिए इस बात, खुलकर चर्चा हुँ, करो और उससे मोटिवेट हो। राइट। साहब हम बोलते हैं कि आज चाइना हमारा एक हिस्सा कब्जा करके बैठा है, अरुणाचल क्लेम करता है, फलाना क्लेम करता है। इस दुनिया में ना जाने कितने देशों के कितने हिस्से कब्जे हो रखे हैं। जापान ने, जिसने दुनिया में इतना हाहाकार मचाया था, पूरा कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जो आज बने घूम रहे हैं, ये जापान के अंडर में थे। 1945 की बात है। चाइना आधा जापान के कब्जे में था। जापान ने हाहाकार मचा रखा था। लेकिन युद्ध में पीछे हटा, हारा, हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरे। फैसला किया कि हम सेना नहीं रखें तो क्या करें? तरक्की करें। आज दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर बैठे। दम के घूंट पिए साहब बड़ा बनने के। तो हमको ना ये जो फेक घमंड है ना, अरे हम तो महान हैं, इसके पीछे सरकारों की भी गलती है। हमारी इस फेक गंभीरता के पीछे सरकारों की गलती क्या है? सरकारें हमें इस तरह से एहसास कराती हैं कि तुम तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के निवासी हो, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के निवासी हो। हम सब उसी दंग में घूमते हैं, लेकिन सिलेंडर की लाइन में जाते हैं, सिलेंडर नहीं है साहब। अरे यार, तुम तो यार फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिर वहां पे वो खड़ा आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। सर आप तो कहे थे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और हमारे पास में सिलेंडर नहीं है, ऐसी इकोनॉमी ऐसी ऐसी होती है। फिर कोई समझाता है कि सुनो, एज ए होल आप बड़ी इकोनॉमी हो, पर कैपिटा इनकम में आप टॉप 100 में भी कहीं खड़े नहीं हो रहे हो। सरकारों को ये प्रोडक्ट बेचना था, क्योंकि आपके अंदर का विश्वास बढ़ेगा तो आप डेवलप करने भागोगे। आपको ये घमंड भी तो उड़ाना था। आज रिक्शा वाले से आप पूछो, बढ़िया बात बताओ क्या है देश के बारे में? अरे हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। बहुत बढ़िया। सवारी मिली कि नहीं? नहीं मिली भैया। आयरनी देखिए, उसको घमंड पहुंचा दिया गया। क्या वो लखनवी नवाब वाली बात है? बादाम से सीधा मूंगफली पे है, लेकिन नवाबी नहीं गई। तो मुद्दा ये है कि हमको ना ये बताना होगा सबको कि जिस घमंड को हम ओढ़ रहे हैं कि हम बड़े हैं, इस घमंड को ओढ़ना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छा है। जब भी कहते हैं ना कि आपको एस्पायर करना हो तो ऊपर देखो, लेकिन जब आपको लगे कि हम बहुत उड़ गए तो नीचे भी देख लो। तो पर कैपिटा इनकम को हमें देखना होगा और हमें ये एस्पायर करना होगा कि नहीं, सबको ग्रो करना है। तो इंटेलेक्चुअल तरीके से आप और हमको ईश्वर ने ये मौका दिया है कि हम इस बात को कर पा रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, ये असीम कृपा है हम पर। हम इस बात को बार बार बोलें कि आप खुद राष्ट्र निर्माण में भूमिका दें, चाहे कुछ भी बनाएं, चाहे मास्क बनाएं, कलाया धागा बनाएं, चाहे आप कंघियां बनाएं, जो बनाना है बनाएं, कुछ तो बनाएं। आप एक पल के लिए ये समझें कि हो सकता है कि आपके संघर्ष के बाद आपने, हो सकता है महीने का आप नौकरी करते 50,000 कमाते और आज शायद 10,000 कमा रहे, कोई बात नहीं। राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका किसी सिपाही से कम नहीं मानी जाए, आपको सम्मान मिलेगा। ये हम सिद्धांत तय करें और हर किसी को इस बात के लिए हम मोटिवेट करें, नहीं भैया राष्ट्र निर्माण में निर्माता बनिए, विश्वकर्मा बनिए। वाओ! व्हाट एन अमेजिंग कन्वर्सेशन। एकदम चार्ज्ड अप हो गया हूँ मैं आपसे बात करके। ऐसे लगता है सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। क्या बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। लास्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क ऑल माय गेस्ट्स, इट्स अ ट्रिकी वन। इफ यू वर इन द शूज़ ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू वर इंटरव्यूइंग मिस्टर अंकित अवस्थी, व्हाट इज़ वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड? ये तो आपने एकदम पॉइंट स्विच कर नहीं यार, मैं अगर किसी भी गेस्ट के साथ होता तो मैं उनसे ये जानना चाहता कि आपके लाइफ के तजुर्बे क्या हैं जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं। तो आपके लाइफ के तजुर्बे क्या है जो आप ऑडियंस को देना चाहते हो? मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ कि हमारा देश ना संस्कारों के लिए जाना गया है, और संस्कार सिर्फ इतने कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। दिस इज द कल्चरल वैल्यू
जो इंडिया को सबसे अलग स्टैंड आउट कराती है। हम वाओ! मिलने वालों से सीधा हाथ नहीं मिलाते, बड़ों को देख के पैर छूते हैं और छोटों को गले लगाते हैं। ये हमारे संस्कार हैं और इसीलिए भारत सबसे कल्चरल कैपिटल में आ गई। अगर हम ये बात मन में ध्यान रखते हुए चले जाएँ और हम इस बात को एहसास कराएँ, जैसे आज आपने मुझे बहुत अच्छा फ़ील कराया, मतलब ये बहुत ही ऑब्ज़र्वेशन वाली बात थी, लेकिन जहाँ आप मुझे ये रियलाइज़ करा सकते थे कि आप उम्र में बड़े हैं या फिर आप इसमें कि आप मेरे सम्मान में खुद जेस्चर में खड़े हैं, ये बातें प्रभाव से नहीं आती हैं। आपको मुझसे कोई डर नहीं था, लेकिन ये आपके संस्कार थे। और जब संस्कार हम किसी भी तरीके से आगे आने वाली पीढ़ियों को दे पाते हैं और हम खुद जिन्हें लोग देख रहे हैं, उन्हें देखकर अगर वो सीख पाते हैं, तो हमें ये पास ऑन करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया वही है। हम देवी कहकर महिलाओं को पूजते नहीं हैं। हम उन्हें ये महसूस कराते हैं कि आपके हाथ में हमारी तकदीरें हैं। आप आज घर सँभालती हैं, तो हम घर का बाहर का काम कर पाते हैं। आज घर की गृहिणियाँ, हमारी माएँ, धर्मपत्नियाँ, बहनें जो जहाँ जिस भी कैपेसिटी में, वो एक बहुत बड़ा मुकाम झेल के चल रही हैं कि चलो अगली जनरेशन की ज़िम्मेदारी मैंने ले रखी, तुम चलो मचाओ। तो हैंड इन हैंड हमको ये समझना है और उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना क्या बात है! वेरी, वेरी ट्रू, वेरी, वेरी पॉज़िटिव। थैंक यू सो मच वन्स अगेन बहुत ही मज़ा आया। मैं आपका सही में फ़ैन हो गया हूँ आज है। आपसे अरे बात क्या बात करके है! एंड माय प्लेज़र। लिटरली लाइक गूज़बम्प्स आ रहे हैं आपसे बात करके भी दैट यू स्पीक सो वेल एंड आप इतने ईज़ी भाषा में एक्सप्लेन करते हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर थैंक बिज़नेसेस, ऑल योर यूट्यूब चैनल्स जो आप थैंक यू अपलोड सो मच। करते हो वीडियोज़ एंड आई एम प्रीटी श्योर जो एटलीस्ट नई ऑडियंस है लाइक 18 टू 24 जो ज़्यादा है, आई एम श्योर लाइक आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ गो फॉलो हिम। आई एम श्योर लाइक आपकी तो बहुत बड़ी ऑडियंस है ही बट अरे नहीं, जो निश्चित। यंगस्टर्स हैं, उनको आपके जैसे लोग चाहिए ताकि हमें भी मतलब पता चले कि कैसे बनना है एंड कैसे मतलब नॉलेजेबल के अलावा इट्स मोर लाइक कि संस्कार इम्पोर्टेंट है। मतलब नॉलेज थोड़ी क्या है, वो तो एक है ही, बट संस्कार वैल्यूज़ अगर ट्रू। इंटैक्ट है तो वो सबसे सही है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक यू। बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको भी कुशाल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.